हेलो, दिस इज ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो आपका रहेगा सर चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट सर, देखो ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना। ठीक है सर, पहले जो 8 चैप्टर थे ना वो हमें बता रहे थे कि सर ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन, हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझी। लेकिन जो चैप्टर नंबर 9 है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। सर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना होता है ना, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम को आप कैसे चेक करोगे? बात समझ में आई कि आज इस चैप्टर में हम कवर क्या करने वाले हैं। ये इंडिविजुअली आइटम के अंदर आपको कैसे ऑडिट करना है ये समझाएगा। ये चैप्टर हर आइटम के बारे में बेसिकली 2 क्वेश्चन एड्रेस करता है। पहला कि आपको क्या चेक करना है, दूसरा कैसे चेक करना है। ठीक है सर, अगर कंटेंट की बात करूं तो ये 15 टॉपिक है, या फिर आई कैन से सर हमें कवर करना है बैलेंस शीट्स की आइटम, जिसके अंदर क्या आएगा, ओनर्स फंड मतलब आपका शेयर कैपिटल्स एंड रिजर्व। राइट, उसके अलावा आपका लायबिलिटी एंड एसेट्स। पहले तो आपको ये कवर करना है। दूसरा सर इनकम स्टेटमेंट आपको कवर करनी है, जिसके अंदर क्या आएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस ये छोटा सा चैप्टर है जो हमें कवर करना है। बात समझ में आई? सर मैंने बोला था कि ये चैप्टर बेसिकली 2 क्वेश्चन कवर कर रहा है हर आइटम के बारे में, कि हर आइटम में आपको क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। ठीक है, अब कैसे चेक करना है इसके लिए हर आइटम के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हैं, सोर्सेज दिए हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्या चेक करना है ये हर टॉपिक के अंदर सेम है। आपको हर टॉपिक के अंदर क्या चेक करना है सर, अजर्शंस। ठीक है, बात समझ में आई? अब पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अजर्शंस होता क्या है। सर डेफिनेशन से तो नहीं समझेंगे, पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सर आप XYZ की ऑडिट पे गए, ठीक है, आपने देखा उनकी बैलेंस शीट में एक आइटम आ रहा है बिल्डिंग, राइट, जिसका वैल्यू कितना है सर, 50 लाख। सर एक बात बताओ, अगर आपको बैलेंस शीट रीड करनी आती है तो जैसे ही अगर आपने देखा होगा ना कि बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ है सर 50 लाख, तो आपका दिमाग क्या प्रोसेस करेगा? बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट, तो आपका दिमाग क्या प्रोसेस करेगा सर कि 31 मार्च के दिन मेरा क्लाइंट मतलब XYZ लिमिटेड एक बिल्डिंग का ओनर है, राइट, और उस बिल्डिंग की वैल्यू 31 तारीख को कितनी है सर, 50 लाख। राइट, यही प्रोसेस करेगा ना आपका दिमाग। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि सर हम एक बिल्डिंग के ऑनर है जिसकी वैल्यू 50 लाख है आज के दिन। राइट, तो जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट करना चाह रहा है, जो क्लेम्स मैनेजमेंट करना चाह रहा है, इन्हीं प्रेजेंटेशन को, इन्हीं क्लेम्स को हम क्या बोलते हैं सर, अजर्शन। बात समझ में आई? ठीक है सर, बच्चे पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है ना वो अजर्शन है। नहीं सर, तो वो क्या समझ लेते हैं कि जो ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग इज अजर्शन। नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्डिंग लिख के उसके सामने 50 लाख लिख के आई एम रियली सॉरी सर, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम रहेगा। मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा है, जो क्लेम करना चाह रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन, जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाह रहा है, दैट इंफॉर्मेशन इज अजर्शन। बात समझ में आई? ठीक है सर, अब हम इसको चेक करेंगे, इसका क्या मतलब है। सर देखो, अब ऑडिटर गया ऑडिट करने के लिए, उसने देखा बिल्डिंग के सामने 50 लाख, उसने आपको बोला कि आप उसके आर्टिकलों के जो आप बिल्डिंग को ऑडिट करके आ, तो आप क्या चेक करोगे सर, आप यही बेसिक असर्शन ही चेक करोगे ना। मतलब जो क्लेम मैनेजमेंट करना चाह रहा है वो सही है कि नहीं है। मतलब सर, मतलब उसने बोला कि उसने लिखा बिल्डिंग 50 लाख की, मतलब आज के दिन एक बिल्डिंग के ऑनर है जिसका वैल्यू 50 लाख है, तो आप क्या चेक करोगे कि बिल्डिंग एक्चुअली एग्जिस्ट करती है भी कि नहीं करती। दूसरा, उसका वैल्यू 50 लाख है कि नहीं है कट ऑफ डेट पे, मतलब 31 मार्च को। बात समझ में आई? मैनेजमेंट का उसके ऊपर ओनरशिप है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी बिल्डिंग थी जिसके बारे में बात चल रही है कि हाँ मे बी आपका क्लाइंट खरीदे, 31 मार्च को अभी तक खरीदी नहीं है, लेकिन
लेकिन उसने बैलेंस शीट में डाल दी। तो ठीक है कि प्रॉपर ऑनरशिप है कि नहीं है, बिल्डिंग क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं है। अगर उसकी मान लो कोई बिल्डिंग है, वो एज ए सिक्योरिटी बैंक के सामने रखी हुई है लोन के लिए, तो सर उसका डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ। ये इंफॉर्मेशन एज पर द एफआरएफ बुक्स के अंदर दिखाई है कि नहीं दिखाई, बात समझ पाए। तो सर आपको बिल्डिंग को चेक करने के लिए असर्शंस को ही तो चेक करना पड़ेगा ना, उन्हीं क्लेम्स को तो चेक करना पड़ेगा ना जो मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट के लिए असर्शन क्या है सर, मैनेजमेंट के लिए असर्शन है वो रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करना चाह रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, ठीक है सर। एंड ऑडिटर के लिए असर्शंस का यूज क्या है, जब भी हमें ऑडिट करना होता है तो हम असर्शंस को चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो क्लेम्स किए हैं वो सही है कि नहीं है। assertions आर लाइक अ बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर। बिल्डिंग को चेक करना है तो देखोगे 50 लाख है कि नहीं है, ऑनरशिप है कि नहीं है, 31 तारीख को बिल्डिंग एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। बात समझ में आई, क्लियर। चलो सर अब आ जाते हैं एक एक करके, अब ये 15 टॉपिक कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके अंदर आपको चेक कैसे करना है, राइट सर। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी लायबिलिटी के साथ, उसके बाद ओनर्स फंड पे जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बोरिंग्स, टॉपिक नंबर 3 जो आपका है। अच्छा स्टार्ट करने से पहले जरा एक चीज सुनना, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी या फिर आपने मुझसे पढ़ा भी होगा ना, तो मैं यूजुअली हर चैप्टर में ना एक माइंड मैप बनाने का ट्राई करती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है, सो डेट आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन इस चैप्टर को एड्रेस करने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना सर, ऑब्जेक्टिव यही रहता है वीडियो बनाते हुए कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। एक सेकेंड, यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर कि मैम इसको हम रिवाइज कैसे करें कि बहुत बड़ा है। बेटा एक चीज समझ के चल कि इस चैप्टर के अंदर से तो क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, लेकिन ना एग्जामिनर ना कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि यार बोरिंग्स को कैसे चेक करोगे और आप बोलो आप सब कुछ लिख के आओ, नहीं सर। इसके अंदर ना बेसिकली छोटे 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 क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है, ठीक है। हम रिवाइज भी उसी तरीके से करेंगे कि हर टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वीडियो बनाने का ट्राई किया सर कि इसके बाद आपको इस चैप्टर के अंदर आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है सर। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोरिंग्स की, इसके अंदर से हमारे पास बेसिकली 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला बनेगा कि ओनरशिप बोरिंग्स की एग्जिस्टेंस को चेक करने के रिगार्डिंग आपका क्या ऑडिट प्रोसीजर रहेगा, ठीक है सर। तो देखो जितने भी नए लोन है जो उस साल आपके क्लाइंट ने लिए हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या चेक करना है कि प्रॉपर अप्रूवल के साथ लिए हैं कि नहीं लिए हैं। जितने रिटायरिंग लोन्स बोरिंग्स है, जितनी भी बोरिंग्स इस साल रिटायर हो गई, तो देख लेना कि अगर उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी थी तो उस एसेट के ऊपर डिस्चार्ज मिला है कि नहीं मिला, राइट सर। देखो बोरिंग्स के अंदर जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, जहां से आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो रहेगा एग्रीमेंट। मतलब दिस इज द मेन बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप सारी इंफॉर्मेशन चेक करने वाले हो कि ठीक से रिकॉर्ड की गई है कि नहीं की गई है, ठीक है। तो उसके एग्रीमेंट को चेक कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। बात समझ पाए। अगर कोई डिबेंचर्स है, सर बोरिंग्स में क्या हो सकता है, बैंक लोन्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, एडवांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके क्लाइंट ने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो उसके लिए आपको ट्रस्ट डीड चेक करना पड़ेगा। वहां पे उसके रिडेम्पशन के टर्म्स होंगे, कब रिडीम होगा, किस रेट पे होगा, ये सब लिखा होगा। एंड थर्ड पार्टी है सर, खाली बोरिंग नहीं, जब भी कोई थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेनी होगी आउटसाइड ऑफ एंटिटी, जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सर उसके अंदर सबसे बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर रहता है डेट इज कंफर्मेशन, ऐसे 505 डायरेक्ट कंफर्मेशन, ठीक है सर। उसके अलावा 580 में WR ले लेना मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, समझ पाए। सर पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक के अंदर बनता है बोरिंग के अंदर वो आ सकता है कि सर एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करोगे। दूसरा जो बनता है सर वो बनता है कंप्लीटनेस को कैसे चेक करोगे। आई डोंट थिंक सो कि बोरिंग में कभी वो पूछेगा कि सर बोरिंग्स को कैसे चेक करना है, ठीक है सर। कंप्लीटनेस को कैसे चेक करोगे सर, उसका शेड्यूल ले लेना, ओपनिंग शेड्यूल, क्लोजिंग शेड्यूल, वो ले लेना। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देख लेना और देख लेना कि इसके अंदर कोई ऐसी मूवमेंट तो नहीं हुई है जिसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं है। कंप्लीटनेस के अंदर हम बेसिकली ये लिख रहे हैं कि भैया अगर 15 लोन थे
तो 15 के 15 मैनेजमेंट डिस्क्लोज करें कि नहीं करें, ठीक है। तब क्या करोगे, मूवमेंट देखना जिससे आपको पता चल जाएगा कोई ऐसा लोन जो आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर रहेगा कंप्लीटनेस को चेक करने का, डेट विज द सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस, मतलब 31 मार्च के बाद आपके ऑडिट रिपोर्ट तक इशू करने के बीच में जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं, राइट, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस, उनको चेक कर लेना कि कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जो आनी चाहिए थी लेकिन मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करी है, डायरेक्ट कंफर्मेशन, ठीक है सर। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन। सर देखो बोरिंग के अंदर ना, चलिए मैं बाद में बोलूंगी कि इस टॉपिक में मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन, कि सही वैल्यू डिस्क्लोज की गई है कि नहीं की गई है। सर बोरिंग के अंदर क्या क्या अमाउंट है, वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट अमाउंट्स, ठीक है। क्या क्या अमाउंट आ सकता है सर, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट, डिबेंचर्स होंगे तो सर अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं या फिर रिडीम होने हैं डिस्काउंट या प्रीमियम पे, राइट। ये बेसिक अमाउंट है जो एक बोरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सर प्रिंसिपल को कैसे चेक करोगे, सर देखो इस चैप्टर में ना थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ोगे हर आइटम को, तो अपने आप सोल्यूशन पता, मतलब आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, रटने की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो पहला अमाउंट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कहां से चेक करोगे सर, एग्रीमेंट से, ठीक है। इंटरेस्ट को कैसे चेक करोगे, रिकम्प्यूटेशन, मतलब एग्रीमेंट लिया, मैंने रेट देख लिया कि किस रेट पे लोन ले रखा है, मैंने रिकम्प्यूट करके देख लिया कि उसी रेट पे डाला है कि नहीं डाला। अगर डिस्काउंट या प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू या रिडीम करने हैं तो उसको ऑमटाइज किया है कि नहीं किया, राइट। उसके अलावा सर अगर कोई फॉरेन लोन है तो एज पर द एएस आपको क्या करना पड़ता है, ईयर एंड पे उसको क्लोजिंग रोड पे रीस्टेट करना पड़ता है। तो देख लेना फॉरेन लोन को अगर रीस्टेट किया है कि नहीं किया, बात समझ में आई। इसके अलावा सर एक मैंने बोला था कि इसके अंदर से बनते हैं आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है, लिख लेना। एग्जिस्टेंस कवर कर लिया हमने, कंप्लीटनेस कवर कर लिया, वैल्यूएशन कवर कर लिया, फिर आता है सर डिस्क्लोजर। सर एग्जाम के अंदर आ सकता है कि बोरिंग्स के रिगार्डिंग एज पर द एफआरएफ मैनेजमेंट को क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सर मुझे पर्सनली पूरा डिस्क्लोजर पूछें इसके चांसेस कम लगते हैं, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूछ नहीं सकते, बिकॉज आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे बोरिंग में लगता है ना, वो लगता है सर ये, देखो आपको ये बेसिक डिस्क्लोजर तो करना ही पड़ता है, लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है सर कि सर लॉन्ग टर्म जितने भी लोन होते हैं ना उसके अंदर एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जाता है, तो मुझे एग्जाम के अंदर इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत लगते हैं। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मैं अगर एग्जाम वो होती ना पेपर सेट करती, मैं ये क्वेश्चन पक्का पूछती, क्योंकि सर इसमें से तो बच्चा कुछ ना कुछ लिख ही आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जाएंगे, ये वही लिख के आ पाएगा जिसने ठीक से पढ़ा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे रीजनेबल भी है कि हाँ एग्जाम के अंदर 4-4 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बनते हैं, तो ये 4 नंबर में वो पूछे, इसको 4 नंबर में पूछे, थोड़ा जस्टिफाई नहीं लगता, ठीक है। तो सर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, देखो पहले लोन क्लासिफाई होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। अब हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, उसमें से कौन से सिक्योर और कौन से इनसिक्योर, पहला डिस्क्लोजर। दूसरा, जो सिक्योर है उसका क्या नेचर है, ठीक है, क्या मतलब सिक्योरिटी आपने क्या रखी है। अगर कोई लोन डायरेक्टर्स ने अगर उसको गारंटी दी है या कोई रिलेटेड पार्टी ने गारंटी दी है किसी बोरिंग्स के रिगार्डिंग, तो उसका डिस्क्लोजर करोगे, उसके अमाउंट का डिस्क्लोजर करोगे, ठीक है सर। जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनका रीपेमेंट के बारे में टर्म्स लिखोगे, कब रीपेमेंट होगा, किस रेट पे होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट चाहेंगी, और अगर किसी के अंदर डिफॉल्ट किया है तो उसका पीरियड और उसका अमाउंट दोनों लिख के आओगे। बात समझ में आई। सर देखो ये था आपका बोरिंग, जिसके जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ये 5 क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बोरिंग के अंदर, दैट इज वैल्यूएशन एंड दिस इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। ये था बोरिंग। अब कवर करते हैं सर नेक्स्ट लायबिलिटी, दैट इज द ट्रेड पेवेबल एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है। सर अगर ट्रेड पेवेबल्स एंड करंट
लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली इसके अंदर 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग आपके क्या प्रोसीजर रहेंगे, वैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर रहेंगे, कंप्लीटनेस एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर रहेंगे। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनेंगे जो हम साथ में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले मैं बात करूंगी एग्जिस्टेंस की, कि एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर है। सर सैप अनयूजुअल ट्रेंड को चेक करने के लिए, उसके अलावा सर डीसीपी डायरेक्ट कंफर्मेशन, आप थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले सकते हो। सर ये थे प्रोसीजर। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आपके क्लाइंट ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी है तो चेक कर लेना कि वो एज पर द अथॉरिटी की है कि नहीं की है, दूसरा रीजनेबल है कि नहीं है, मतलब आर्म लेंथ प्राइस पे हुई है कि नहीं हुई। ठीक है सर। जैसे अभी हमने बोरिंग्स किया था, तो बोरिंग के अंदर क्या था, जो आपका एग्रीमेंट है लोन्स वगैरह का, वो आपका बेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जिसके बेसिस पे आप पूरे की पूरी लोन्स को चेक करने वाले थे। ट्रेड पेवेबल में जो हमारा बेस इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा सर, वो आपका रहेगा इनवॉइस। तो चेक करना कि इनवॉइस खाली एक ही बार रिकॉर्ड हुआ, एक से ज्यादा बार ना रिकॉर्ड हुआ हो। ठीक है, और जितनी भी एजिंग रिपोर्ट को चेक कर लेना उसके जर्नल एंट्री से। बात समझ पाए सर। ये था एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या प्रोसीजर है, सैप रिस्क उसके अलावा सर आपके पास है डायरेक्ट कंफर्मेशन, इनवॉइस को चेक करना कि एक ही बार रिकॉर्ड हुआ है। सर ट्रांजैक्शन आप चेक करोगे, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है उसको ठीक से रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया, एज पर द अथॉरिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है सर। इसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो बच्चे मिस कर सकते हैं, वो ये है सर, जहां पे इन लोगों ने जब डायरेक्ट कंफर्मेशन की बात करी तो उन्होंने एक सिचुएशन की भी बात करी कि अगर आपने किसी पार्टी से डायरेक्ट कंफर्मेशन मंगवाया लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है सर। देखो पेपर के अंदर कभी ये आए कि आपने किसी तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर के अंदर एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करना है ये भी पूछा जा सकता है। और अगर कभी डायरेक्ट कंफर्मेशन का रिप्लाई ना आए, इस केस में ऑडिटर का क्या स्टैंड रहेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो सर ये याद रखना। ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन को, कि सही वैल्यू से बुक के अंदर रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है, इनवॉइस से आप चेक कर लोगे। दूसरा सर आप एजिंग रिपोर्ट लेना कि कौन से वाला पेवेबल कितने पीरियड ओल्ड है, जो आपकी क्लाइंट ने बना रखा होगा उसी के बेस पे उसने करंट लायबिलिटी के बेस और अदर लायबिलिटी के अंदर क्लासिफाई किया होगा ना। ठीक है, तो एजिंग रिपोर्ट ले लेना। देख लेना कोई ऐसा पेवेबल तो नहीं है जो बहुत लंबे टाइम से आउटस्टैंडिंग है लेकिन अपने क्लाइंट ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की गई है। सर ऐसा कोई बहुत लंबे टाइम से कोई पेंडिंग लायबिलिटी तो देख लेना, उसको रिटर्न बैक करने का नीड तो नहीं है। बात क्लियर हुआ। एजिंग रिपोर्ट लेना, किसी पे लायबिलिटी को सॉरी रिटर्न बैक करने का नीड तो नहीं है, ये चेक कर लेना। किसी के साथ अगर डिस्प्यूट है तो देख लेना कि वो ठीक से डिस्क्लोज है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रोविजन बनाना चाहिए था वो बना है कि नहीं बना हुआ। अगर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका एज पर द एएस रीस्टेटमेंट बना है कि नहीं बना, क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर, क्लोजिंग रेट के ऊपर। ठीक है सर, क्लियर। सर अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। पहला एग्जिस्टेंस के कैसे चेक करोगे, दूसरा वैल्यूएशन को कैसे चेक करोगे। एग्जिस्टेंस के अंदर एक और क्वेश्चन बना था कि अरे डायरेक्ट कंफर्मेशन कोई पार्टी से नहीं आई उसका रिप्लाई, तो आपके क्या प्रोसीजर रहेंगे। ठीक है सर। अब आ जाते हैं कंप्लीटनेस को। सर कंप्लीटनेस बेसिकली कवर करते हैं। कंप्लीटनेस के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि भैया सही पीरियड मतलब अकाउंटिंग पीरियड वाली एंट्री ही कवर की गई है ना, और अकाउंटिंग पीरियड की सारी एंट्रीज कवर हुई है कि नहीं हुई। कंप्लीटनेस का मतलब है सर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यही बेसिक हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहता है ना। तो सर फाइनेंसिंग ईयर की सारी ट्रांजेक्शन कवर हुई है कि नहीं हुई। दूसरा खाली यही ट्रांजेक्शन कवर हुई है ना, ना तो इससे पहले वाली इसके अंदर इंक्लूड हो ना इसके बाद वाली इसके अंदर इंक्लूड हो। ठीक है, सही पीरियड के अंदर सही एंट्री रिकॉर्ड की गई है कि नहीं की गई है, ये हम चेक करते हैं कंप्लीटनेस के अंदर। ठीक है सर। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कट ऑफ प्रोसीजर।
कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कट ऑफ प्रोसीजर बेसिकली ऑडिटर करता है ईयर एंड की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। बेसिकली लास्ट के जो 5 या 10 इनवॉइसेस होते हैं, मतलब जर्नली तो हम 5 से 10 इनवॉइसेस के ऊपर कट ऑफ लगाते हैं, लेकिन आपके स्टडी मेट के अंदर 5 इनवॉइस लिखा हुआ है कि लास्ट के जो 5 इनवॉइसेस हैं उसके ऊपर आप कट ऑफ लगाओगे। कट ऑफ प्रोसीजर क्या है कि सर आप कट ऑफ मतलब 2 अकाउंटिंग पीरियड्स को कट ऑफ कर देते हो। आप बीच में क्लैरिटी ले लेते हो कि भैया सही टाइम पीरियड के अंदर सही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई है कि नहीं की गई। देखो ईयर एंड की जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो अब भी रिस्की होती है, क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ा सा गड़बड़ करने का चांसेस ज्यादा रहता है। मान लो ट्रेड पेवेबल, मतलब आपके क्लाइंट ने कोई परचेज करी है, राइट, वो ही आएगा ना ट्रेड पेवेबल में, ठीक है। 31 मार्च के दिन अगर कोई परचेज थी, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुकी है, पेमेंट हो चुका है, लेकिन गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया आपके क्लाइंट को, तो सर उसको आपके बुक्स के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मैनेजमेंट क्या करे, उसको नेक्स्ट ईयर में डाल दे जिस दिन वो गुड्स आएंगे आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट की 5 या 10 ट्रांजेक्शन होती है उनके ऊपर हम कट ऑफ लगा के देख लेते हैं कि सही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपके क्लाइंट ने एंट्री बुक करी है कि नहीं करी है। बात क्लियर हुई? ठीक है सर। तो आप लास्ट की 5 एंट्रीज के ऊपर कट ऑफ लगाओगे। यहाँ पे जो मुझे आपका सबसे ज्यादा फोकस लेके आना है वो इन बातों के ऊपर लेके आना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। देख, कंप्लीटनेस की जो पहली जो 3 बातें हैं वो आपकी ट्रेड पेवेबल से रिलेटेड है, और लास्ट की जो 3 पॉइंट है ना वो करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसका जो ये वाला पॉइंट है ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी कस्टमर से आपके क्लाइंट ने एडवांस लिया है और वो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेना अब तक सेटल क्यों नहीं किया। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे? बिकॉज बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो हम ट्रेड पेवेबल लिख रहे थे, आपने शायद गलती से अकाउंट कस्टमर्स की बात लिख दी कि आपके क्लाइंट के कस्टमर्स जो है वो तो ट्रेड रिसीवेबल में आने चाहिए थे ना। बेटा देख यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज भी आ रही है, ठीक है। तो पेपर के अंदर आए ट्रेड पेवेबल की कंप्लीटनेस में क्या क्या पॉइंट जाएंगे, तो ये 3 जाएंगे। ट्रेड पेवेबल्स एंड अदर लाइबिलिटी आए तभी 6 के 6 लिख के आई हो। बात समझ में आया? क्लियर? क्या क्या है कट ऑफ प्रोसीजर, ये 3 पॉइंट कट ऑफ के बारे में ही है, कट ऑफ प्रोसीजर लगा लेना। उसके अलावा अदर लाइबिलिटीज को कैसे चेक करोगे सर? जितने भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस हुए, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब 31 मार्च के बाद आपके ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उनको चेक कर लेना। अगर दूसरा है सर, आपके क्लाइंट को कोई एडवांस मिला है अपने कस्टमर से, 6 महीने से ज्यादा हो गया ड्यू है, तो सर वो आपकी लाइबिलिटी में आ रहा होगा। तो सर पूछ लेना कि इतने लंबे टाइम से अगर किसी चीज का एडवांस मिला हुआ है तो उसको एंट्री को एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, मतलब जो गुड्स या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है आपने अभी तक प्रोवाइड क्यों नहीं करी है, ठीक है सर। लास्ट जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं वो ठीक है कि नहीं, उनकी रीजनेबिलिटी चेक कर लेना। रीजनेबिलिटी मतलब सर मान लो जीएसटी की लाइबिलिटी दिखा रखी है आपके अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, तो लाइबिलिटी चेक करोगे कैसे? रेट को अपनी सेल्स या परचेज के ऊपर एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो वो रीजनेबिलिटी चेक कर लेना कि सही अमाउंट डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है सर। उसके बाद आता है सर डिस्क्लोजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ट्रेड पेवेबल्स एंड अदर लाइबिलिटी के केस में क्या क्या डिस्क्लोजर्स जाएंगे, तो आप ये पॉइंट लिख के आओगे, ठीक है सर। उसके अलावा अगर हम चाहें तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, कि ये बात करते हैं ट्रेड पेवेबल्स के डिस्क्लोजर्स के बारे में, और यहां हम बात करें अदर लाइबिलिटी के ऊपर आपके क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, ठीक है। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डिस्क्लोजर पे एक क्वेश्चन बनता है, ट्रेड पेवेबल्स एंड अदर लाइबिलिटी के केस में आपके क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, तो सर आप ये सारे पॉइंट लिख के आओगे। या फिर एग्जामिनर अलग अलग पूछ सकता है कि सर ट्रेड पेवेबल्स ट्रेड पेवेबल के बेसिस पे क्या जाएगा, तो आप ये पॉइंट लिख के आओगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर है अदर लाइबिलिटी के केस में क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, तो आपके ये पॉइंट लिख के आओगे। बात समझ में आई? ठीक है सर। इसके अलावा सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सर मान लो आपके क्लाइंट ने, आपका क्लाइंट कोई ऐसे पर्सन से परचेज करता है जो कि
MSME के अंदर रजिस्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर रजिस्टर है। सर माइक्रो जो MSME है ना, ये ना अपने जो बंदे जो पर्सन MSME के अंदर रजिस्टर होते हैं ना, उनको ना एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है MSME। यहाँ पे क्या रहता है कि यार अगर आपने MSME से कोई परचेज करी है तो विद इन 45 डेज अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी तो आपके ऊपर ना इंटरेस्ट लगने लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट किसी MSME के अंदर से परचेज कर रहा है तो उसके केस में कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जाते हैं। तो सर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो बच्चों के बहुत चांसेस है कि वो गलत लिख के आए, तो प्लीज इसको देख लेना, बच्चों को लगेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, लेकिन लिखा हुआ है कि अगर MSME के केस से किसी पर्सन से आपका क्लाइंट परचेज कर रहा है जो MSME के अंदर रजिस्टर है, तो इस केस में आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। कौन कौन से एक बार वो देख लेते हैं सर। आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि सर अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब 45 डेज हो गए और अभी तक उसकी कोई पेमेंट नहीं करी, तो आपके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाता है सर, इंटरेस्ट। तो ऐसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है वो लिख के आना, आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी वो लिख के आना। ठीक है सर, ये तो हुआ 31 मार्च के दिन। 31 मार्च के अलावा पूरे साल में कब कब आउटस्टैंडिंग रहा वो लिख के आना। ठीक है सर, और कोई ऐसा अमाउंट जो फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा वो लिख के आना। बात समझ में आई? सर देखो, डिस्क्लोजर के केस में तीन क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से, एक सेकंड। डिस्क्लोजर के ऊपर 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे। सर कौन कौन से हैं? पहला सिंपल क्वेश्चन, ट्रेड पेवेबल्स एंड अदर लायबिलिटी के केस में आपका क्या डिस्क्लोजर रहेंगे, आपको सारे पॉइंट लिख के आने हैं। ठीक है सर, उसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि खाली ट्रेड पेवेबल्स के केस में क्या डिस्क्लोजर रहेंगे, तो सर खाली ये लिख के आना। एक क्वेश्चन बन सकता है सर कि अदर लायबिलिटी के केस में आपके क्या डिस्क्लोजर रहेंगे, तो ये लिख के आओगे। बात समझ में आई? इसके अलावा सर एक बहुत स्पेशल सा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका क्लाइंट एक ऐसे पर्सन से परचेज कर रहा है जो MSME के अंदर रजिस्टर है, तो इस केस में क्या स्पेशल डिस्क्लोजर जाएंगे, तो सर आप ये लिख के आओगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई हमने क्या कवर किया? ठीक है सर। सर ट्रेड पेवेबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे ना, वो आपका रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो हम लाइबिलिटीज कवर कर रहे थे, ये मैम बीच में ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से ले आई? बेटा देख, जो ट्रेड रिसीवेबल है ना आपका, इट इज सेम ट्रेड पेवेबल, सॉरी हाँ, ट्रेड पेवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल इज सेम, ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए अभी साथ में कवर कर लेंगे ताकि पूरा रीड ना करना पड़े और आपको समझ में आ जाए। सर दीज 2 पॉइंट्स आर सेम। जो बेसिक डिफरेंस है ना, जहां पे मुझे आपका फोकस लेके आना है, डेट इज वैल्यूएशन। सर ट्रेड रिसीवेबल का जो वैल्यूएशन है ना, ये मेनली सारा का सारा किस पे फोकस है? बैड डेट्स पे। आप एजिंग रिपोर्ट लोगे इसके अंदर और आप चेक करोगे भैया इनका बैड डेट आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर क्या है, जितने बैड डेट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए थे उतना प्रॉपर प्रोविजन बना है कि नहीं बना सही रेट से। अगर ऐसा कोई डेट था जिसका प्रोविजन बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, तो वो क्यों नहीं बना, ये आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे। सर आप कंपैरिजन सैप लगाओगे बैड डेट्स के ऊपर कि भाई जो प्रपोर्शनेट है सेल्स और बैड डेट का, वो लास्ट ईयर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सर जो ये वैल्यूएशन है ना आपका ट्रेड रिसीवेबल का, वो पूरा का पूरा किस पे फोकस है? बैड डेट्स के ऊपर, कि ठीक से बैड डेट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक रेट लगाया है कि नहीं लगाया है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है कि नहीं है। बात समझ में आई? तो पेपर के अंदर आए ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन वो कैसे चेक करोगे, तब भी यही पॉइंट आएंगे। बैड डेट्स को कैसे चेक करोगे, तब भी ये पॉइंट आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ट्रेड रिसीवेबल पे मुझे आपका नोटिस में लेके आना है वो ये है,
सर अगर पेपर चेक करने पेपर बना एग्जाम सेट करने वाला अपना 200% दिमाग लगाएगा तो जाके एक ट्रिक के क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर ऑडिटर का क्या डिस्क्लोजर जाता है। बात समझना, ऑडिटर का कब डिस्क्लोजर जाता है। सर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं डिस्क्लोजर, सारे करता है मैनेजमेंट, ठीक है। सारे मैनेजमेंट कौन सारे डिस्क्लोजर कौन करता है सर, मैनेजमेंट। हम तो खाली डिस्क्लोजर्स में ये चेक करते हैं एज पर द एफआरएफ, एज पर द कंपनीज एक्ट सारे के सारे डिस्क्लोजर किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, इसके अंदर अगर एग्जामिनर चाहे तो एक क्वेश्चन बना सकता है जो थोड़ा ट्रिकी है कि ऑडिटर कब ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए कि नहीं दिए। सर देखो कारो 2020 के अंदर ना डिस्क्लोजर जाता है अगर आपके क्लाइंट ने का कोई ट्रेड रिसीवेबल ऐसा है जो कि सेक्शन 189 जो कंपनीज एक्ट है सेक्शन 189 के अंदर जो रजिस्टर बनाते हैं ना, सर सेक्शन 189 के अंदर जो रजिस्टर बनाया है उसके किसी क्लाइंट को कोई सेल्स किया है तो उसका डिस्क्लोजर जाता है कारो के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्टी है तो उसका डिस्क्लोजर ऑडिटर को करना पड़ता है अपने कारो के अंदर, तो वो देख लेना बस। बात समझ में आई। सर ट्रेड रिसीवेबल एक एडवाइस दूंगी, जब भी पढ़ो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेवेबल्स को साथ में पढ़ना, ऑलमोस्ट सेम है। जो बेसिक डिफरेंस जो आता है ना वो आएगा वैल्यूएशन के अंदर। यहाँ का वैल्यूएशन किसके बारे में बात करता है, बैड डेट्स के बारे में, ठीक है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए वैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर रहेगा तब भी ये लिख के आना, बैड डेट्स के अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा तब भी ये लिख के आना। उसके अलावा सर डिस्क्लोजर इसका सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जो एक था कि भैया इसके ऊपर अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या ऑडिटर को क्या डिस्क्लोजर करना है, तो भैया कारो के अंदर डिस्क्लोजर जाता है अगर सेक्शन 189 कंपनी ने जो रजिस्टर बनाया 189 के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो पार्टीज इंक्लूड है उसके अंदर उसमें से किसी पार्टी को अगर कोई सेल किया आपके क्लाइंट ने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कारो में अंदर डिस्क्लोजर जाता है, तो उसके बारे में बात समझ पाए, ठीक है सर। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लायबिलिटी के ऊपर जो कि लास्ट लायबिलिटी है जो हमें कवर करनी है, दैट इज प्रोविजन एंड कंटीजेंट, ठीक है सर। अगर बात करें प्रोविजन एंड कंटीजेंट की तो बेटा प्रोविजन एंड कंटीजेंट में जो आपके बेसिक क्वेश्चन कवर होते हैं दैट इज द ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा है डिस्क्लोजर, ठीक है सर, सिंपल सॉर्टेड छोटा सा है, फटाफट देख लेते हैं। सर ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे, कंटीजेंट्स एंड प्रोविजन के रिगार्डिंग ये चेक करना है भैया, सारी की सारी लिस्ट ले लेना और रिकॉर्ड से चेक करना कि जितने लिस्ट में वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं किए गए, पहली चीज। दूसरा किस बेसिस पे बने हैं, अजम्पशंस क्या यूज करी हैं, एग्रीमेंट देख लेना जिन एग्रीमेंट्स की वजह से प्रोविजन बने हैं, जैसे कि वारंटी एग्रीमेंट्स, राइट, कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है तो सारे एग्रीमेंट चेक कर लेना, अजम्पशन चेक कर लेना, मैनेजमेंट से WR लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा देख, अगर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मैनेजमेंट का ना, ठीक है। तो मैनेजमेंट हो सकता है किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले प्रोविजन बनाने के लिए। सर कोई केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाना है, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक लॉयर की हेल्प ले ली, राइट। तो सर अगर आप एक्सपर्ट जो आपके मैनेजमेंट आपके क्लाइंट ने अगर किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है तो अगर आप उसके काम पे रिलाय करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आपके क्या क्या प्रोसीजर है सर, बेसिकली आप लिस्ट लोगे और उसको कंपेयर करोगे सारे के सारे रिकॉर्ड किए गए कि नहीं किए गए, आप अजम्पशन चेक करोगे, सोर्स डेटा चेक करोगे जिसके बेसिस पे प्रोविजन एंड कंटीजेंट बनाए गए हैं, ठीक है सर। एग्रीमेंट चेक करोगे, मैनेजमेंट से WR लोगे, अगर किसी एक्सपर्ट की हेल्प आपके क्लाइंट ने ली है तो उसको चेक करोगे, ठीक है सर। अब एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले आपको 3 चीजें चेक करनी है। पहला आपको मैं बोलती हूँ सर, पहले आप एक्सपर्ट की नॉलेज लेते हो, पर्सन की नॉलेज लेते हो, उसके बाद उसके काम की नॉलेज लेते हो, दोनों चीज सही रहती है तो फिर ये देखते हो कि सर इसका काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको 3 लेवल्स पे चेक करना होता है। पहला आप एक्सपर्ट की नॉलेज लोगे, एक्सपर्ट की क्या नॉलेज लेनी है, उसके
कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना है। कंपिटेंस बात करता है नॉलेज, कि भाई जो एक्सपर्ट की हेल्प मेरा क्लाइंट ले रहा है उसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। कैपेबिलिटी, नॉलेज है लेकिन अगर वो नॉलेज अपनी एक्सरसाइज ही ना कर पाए तो उस नॉलेज का क्या फायदा। मतलब सर मान लीजिए मेरे क्लाइंट का कोई बिल्डिंग है, उसका वैल्यूएशन करवाने के लिए उसने वैल्यूअर की हेल्प ली, ठीक है। अब वैल्यूअर के पास नॉलेज तो है लेकिन मेरा जो वैल्यूअर है वो यूएस में रहता है, मेरा क्लाइंट दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो क्या यूएस वाला उस बिल्डिंग के बारे में अपनी वैल्यूएशन ठीक कर पाएगा बिना वहां पे विजिट किए हुए, ठीक है। तो नॉलेज तो है, क्या वो कैपेबल है उस नॉलेज को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरी इज ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंट, कि मेरा जो एक्सपर्ट है, मेरे जो क्लाइंट का एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो सर हम उसका काम यूज नहीं कर सकते, ठीक है सर। इन सब की नॉलेज आपको किन किन बातों से मिलेगी, हो सकता है आपने उसके साथ पहले काम किया हो, उसकी नॉलेज के बारे में आप नॉलेज ऑब्टेन करोगे कि आपका जो एक्सपर्ट है, जबकि जो क्लाइंट का एक्सपर्ट है उसकी नॉलेज किस किस फील्ड में है, उसकी एजुकेशन क्या रही, ठीक है। इंडिपेंडेंस की भाई एम्प्लॉय है या आउटसाइड पार्टी है, मतलब सर्विस ले रहा है मेरा क्लाइंट जो है उस एक्सपर्ट की, या उसका एम्प्लॉय है, ठीक है। ये सारी बातें। दूसरा मैं उसके काम की नॉलेज लूंगी, उसके अजम्पशंस को चेक करके वो किस डेटा को यूज कर रहा है ये सब चेक करके, ठीक है। उसकी काम की नॉलेज लेने के बाद मैंने बंदे की नॉलेज ले ली कि हाँ कंपिटेंस है, कैपेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, उसके काम की नॉलेज ले ली कि हाँ सही काम है। अब मैं चेक करूंगी कि सर यही काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं देखूंगी जो सोर्स डाटा वो यूज कर रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। दूसरा, इस सोर्स डाटा के बेसिस पे जिस फाइंडिंग्स पे वो निकला है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। बात समझ में आई। पहले मैंने बंदे की नॉलेज ली, फिर उसके काम की नॉलेज ली, फिर देखा कि वो काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्लियर। सर काम बढ़िया करता है लेकिन उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, वो जिस रिजल्ट पे निकला उसके रिगार्डिंग उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं रखे, तो सर मेरे लिए वो काम किसी यूज का नहीं है, रिलायबल नहीं है मेरे लिए फिर वो, ठीक है सर। तो अब इसके ऊपर से दो क्वेश्चन बन सकते हैं सर, या तो आएगा एग्जाम के अंदर कि इसके रिगार्डिंग तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे, सारा लिख के आना, या फिर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है वो बोलेंगे प्रोविजन के रिगार्डिंग आपके क्लाइंट ने एक्सपर्ट की हेल्प ली है। पेपर में कुछ भी आ सकता है कि सर आपके क्लाइंट ने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है, आप उसके काम पर रिलाई करना चाहते हो, तो एज पर द SF 500 आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा है सर डिस्क्लोजर, प्रोविजन के केस में क्या डिस्क्लोजर जाएगा और कंटीजेंट के केस में क्या डिस्क्लोजर जाएगा, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है सर, पहले देख लेते हैं प्रोविजन के केस में आपके पास क्या क्या डिस्क्लोजर जाएगा। सर जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं और जितने भी प्रोविजंस हैं उनको आप क्या करोगे, करंट एंड नॉन करंट के बेसिस पे क्लासिफाई करना है आपके मैनेजमेंट को। दूसरा, ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी एडिशन और डिलीशन हुए वो, और अनयूज्ड अमाउंट प्रोविजन का, ठीक है सर। किस लाइबिलिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया है वो बताओगे। एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब वो टाइम और वो अमाउंट जो लाइबिलिटी आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है सर। अगर कोई रिम्बर्समेंट मिल सकती है तो उसके बारे में लिखोगे, राइट। कंटीजेंट के रिगार्डिंग आपके क्या डिस्क्लोजर जाएंगे कि जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है अगर वो अराइज होती है तो इसका फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा, अगर वो अराइज होती है तो कब हो सकती है और किस अमाउंट की है अनसर्टेनिटी, राइट। अगर कुछ रिम्बर्समेंट की कोई पॉसिबिलिटी है तो वो बताओगे। बात समझ में आई। सर ये था आपका प्रोविजन एंड, ठीक है सर। ये है हमारा लाइबिलिटी पार्ट, ठीक है। इसके बाद सर हमारा जो नेक्स्ट रहता है डेट इज द ओनर्स फंड, मतलब आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा देख, शेयर कैपिटल हो या रिजर्व हो, इसके अंदर जो आपको चेक करना है ना, जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है वो सेम है सर। आपको दोनों ही केस में क्या चेक करना है कि भैया जो ओपनिंग बैलेंस है ना, मतलब आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस था और जो क्लोजिंग बैलेंस है ईयर एंड पे, सॉरी, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ईयर एंड पे, इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आया, ठीक है। बस ये चीज चेक करनी है। बात समझ पाए सर। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ऑनर्स फंड,
दोनों ही केस में आपका जो प्रोसीजर रहेगा, आपको चीज चेक करनी है वो सिर्फ ये चेक करनी है, भैया जो ओपनिंग बैलेंस था और जो क्लोजिंग बैलेंस है इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आया। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल में आपको ये चेक करना है भैया अगर कोई चेंज आया है तो वो एज पर द कंपनीज एक्ट है कि नहीं है। अगर शेयर कैपिटल के अंदर कोई चेंज आया है तो एज पर द कंपनीज एक्ट है कि नहीं है। ठीक है। मतलब फटाफट अगर मैं आपको बोलूं कि इसके रिगार्डिंग तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, भैया आपको ये देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई चेंज आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो एक काम करो, कंफर्मेशन ले लो। अगर चेंज आया है तो चेक कर लो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। मतलब शेयर कैपिटल है वो ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट के अंदर है कि नहीं है। अब बोलोगे ऑथोराइज कैपिटल कहां से चेक करें मैम, एमओए। ठीक है। कैपिटल क्लोज होगा, वहां पे देख लेना कि ऑथोराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर ऑथोराइज कैपिटल में चेंज किया है तो सर एसआर मतलब कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया, एसआर पास किया कि नहीं किया, जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन आरओसी में सबमिट होने चाहिए वो आरओसी को सबमिट किए कि नहीं किए, स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ में आई। फ्रेश इशू हुआ है, कोई नया इशू निकाला है जो पहले नहीं था अब आया है, तो भैया कंपनी से कंप्लाई किया है कि नहीं किया। मतलब जितना भी शेयर कैपिटल का अमाउंट आया, जितना भी एप्लीकेशन मनी आया, वो सारा का सारा सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला कि नहीं डाला। अलॉटमेंट कब करोगे, जब 90% से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा। स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट सीबी के साथ कंप्लाइंट, समझ पाए सर। बस शेयर कैपिटल में ये चेक करना कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस है, कोई चेंज आया है तो वो अप्रोप्रिएट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग की है कि नहीं किया। बात क्लियर। इसके अलावा सर आपके शेयर कैपिटल के अंदर 4 स्पेसिफिक केस कवर होते हैं। ठीक है। पहला है सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या मतलब है, अगर आपका क्लाइंट अगर कोई अपने शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर दे तो उसको क्या बोल देते हैं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको सिर्फ 2 चीज चेक करनी है। पहली चीज सर देखो, कंपनी एक्ट बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, जितना भी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा वो अलग से अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो क्या आपके क्लाइंट ने वहां पे जमा करवाया कि नहीं करवाया। दूसरी चीज, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट उन्हीं पर्पस के लिए यूज किया है कि नहीं किया, राइट। उसके बाद है सर डिस्काउंट। सर एज पर द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 13 है ना सर, कंपनीज एक्ट 2013 ना अलाउड नहीं करता किसी को भी डिस्काउंट पे शेयर इशू करना, राइट। तो आप चेक करोगे कि आपके क्लाइंट ने कहीं शेयर डिस्काउंट पे तो नहीं इशू किए। अगर ऐसा होगा तो कंपनीज एक्ट के ऊपर सर इसका पेनल्टी क्या है, 5 लाख एंड इशूड अमाउंट विच एवर द लोअर। जो अमाउंट आपने रेज किया बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, वो अमाउंट रेज्ड अमाउंट, और 5 लाख विच इज द लोअर, वो आपका पेनल्टी रहेगा। साथ में जितना भी आपने पैसे रेज किए, जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन हुआ है, वो सारे के सारे पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। बात समझ में आई। ठीक है सर। नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी। सर आप डिस्काउंट इशू पे शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो। वहां पे आप क्या चेक करोगे सर, जो प्रोसीजर है वही फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, सिक्योर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं किया। स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी पास होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या क्या डिस्क्लोज करेगा सर, अमाउंट ऑफ द शेयर्स, कितने शेयर्स दिए हैं, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, राइट। किस डायरेक्टर या एम्प्लॉय को वो शेयर इश्यू है और किस चीज के लिए हुए हैं, राइट। ये चीज आपके स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर डिस्क्लोज होनी चाहिए। सर देखो, इसके अंदर आई है अमेंडमेंट फॉर द December 21। सर पहले क्या होता था, पहले था कि जो कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करना चाहती है उसको एटलीस्ट काम करते हुए 1 साल हो जाना चाहिए। ये वाली जो क्लोज है ये हटा दिया, अब ये क्लोज नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर अमेंडमेंट है तो वैसे भी स्वेट इक्विटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके अलावा सर स्वेट इक्विटी इशू करते हो कंप्लायंस करोगे सेबी के साथ, और सेम राइट एंड लिमिटेशन। इसका क्या मतलब है सर, मान लीजिए आपने जो शेयर्स एज ए स्वेट इक्विटी इशू करे हैं, तो जो बिना स्वेट इक्विटी जो नॉर्मल इशू है उसका और स्वेट इक्विटी का सेम राइट और लिमिटेशन रहेगा, सेम क्लास का सेम राइट एंड लिमिटेशन रहेगा। इन ऑल्दो वो शेयर स्वेट इक्विटी है, मतलब थोड़े डिस्काउंट या कम वैल्यू पे हो सकता है इशू करे, लेकिन इसका इंपैक्ट उसके राइट और लायबिलिटी पे नहीं जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है सर रिडम्पशन ऑफ द कैपिटल।
सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको बस ये चेक करना है कि अगर रिडम्पशन ऑफ कैपिटल है तो सेक्शन 66 के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है सर, बाकी है डिस्क्लोजर, रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर रिजर्व पे। सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब हम कैपिटल डिस्कस कर रहे थे कि ओनर्स फंड के अंदर मतलब का जो शेयर कैपिटल है और रिजर्व है दोनों का ऑडिट प्रोसीजर सेम है। मतलब दोनों ही केस में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि भैया ईयर के जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग बैलेंस था और जब ये क्लोजिंग बैलेंस है इसमें कोई चेंज तो नहीं है। ठीक है सर, शेयर कैपिटल के केस में क्या देखना था कि अगर कोई चेंज है, अगर कोई चेंज है तो वो एज पर द कंपनीज एक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब रिजर्व में क्या चेक करना है सर, रिजर्व में ये चेक करना है कि अगर कोई चेंज है मतलब या तो रिजर्व बढ़ा होगा या तो कोई एडिशन होगा या कोई डिलीशन होगा, राइट। तो अगर कोई चेंज है वो एज पर द एफआरएफ है कि नहीं है। बात समझ पाए, मतलब जिस पर्पस के लिए उसको यूज किया, यूटिलाइज किया, वो ऑथराइज था ना वो रिजर्व उस पर्पस के लिए यूज होने के लिए, अप्रोप्रिएट तरीके से रिजर्व यूज हुआ है ना। और जो एडिशन हुए हैं वो भी अप्रोप्रिएट तरीके से हुए कि नहीं हुए, बस उन एडजस्टमेंट्स को चेक करना है जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं। बात समझ में आई सर। शेयर कैपिटल में ये चेक करना था कि अगर कोई चेंज आया है तो वो एज पर द कंपनीज एक्ट आया है कि नहीं आया। अगर कोई चेंज नहीं है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लेना था सर, WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है ये चेक करना है कि कोई चेंज आया है कि नहीं आया। इसमें बहुत चांसेस है कि सर चेंज आया होगा, तो बस ये चेक करने कि वो किन वजह से आया है, वो एप्रोप्रिएट रीजंस है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ रिजर्व्स के अंदर। ठीक है सर। सर इसके अलावा ना रिजर्व के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, लाइक व्हाट इज रिजर्व, मीनिंग ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ द रिजर्व्स एंड डिस्क्लोजर। सर डिस्क्लोजर आर सिंपल, हम एक बार ये देख लेते हैं कि रिजर्व्स और डिफरेंट टाइप ऑफ द रिजर्व्स क्या है। ठीक है, रिजर्व्स क्या होते हैं, चलो इसको समझने के लिए काम करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में क्या डिफरेंस है। सर जो रिजर्व्स होते हैं ना दे आर द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया उसका कुछ पार्ट आप अलग से रख देते हो, किस चीज के लिए सर, फ्यूचर के लिए, राइट। जबकि जो प्रोविजंस होते हैं ना दे आर द चार्ज ओवर द प्रॉफिट, मतलब सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ना रिजर्व्स एज ए एक्सपेंस आते हैं जो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। ठीक है, और जो रिजर्व्स होते हैं बेसिकली जो आपके प्रॉफिट, जो आपका इनकम स्टेटमेंट बनता है उसमें जो आप इनकम के ऊपर एक्सपेंडिचर लगाने के बाद जो हमारे प्रॉफिट बचते हैं उसका कोई पार्ट आप अलग से रख लो ताकि आपको फ्यूचर में वो हेल्प कर सके। बात समझ में आई, दे आर द पार्ट ऑफ अपोर्शनेट आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड द रिजर्व्स क्या होते हैं सर, चार्ज ओवर द प्रॉफिट। बात समझ में आई। और जो रिजर्व्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो रेवेन्यू रिजर्व होगा या फिर कैपिटल रिजर्व होगा। अब वो रेवेन्यू है या कैपिटल है ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला तो वो रिजर्व कैसे बनाया है, दूसरा वो किस पर्पस के लिए बनाया है। ठीक है सर, जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं ना ये बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। और जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं वो बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, मतलब मान लो आपके क्लाइंट ने कोई बिल्डिंग बेची, उससे जो बेनिफिट होगा कैपिटल आइटम से जो प्रॉफिट हुआ उससे क्या बनेंगे सर, कैपिटल रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व जो आपकी बेसिक रेवेन्यू से जब रिजर्व बना रहे हो दे आर द रेवेन्यू रिजर्व। और इसमें एक और डिफरेंस रहता है, दे आर फ्री टू यूज, एंड आप डिविडेंड दे सकते हो, अपने फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। सॉरी, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व रहते हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। बात समझ में आई सर। हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के अंदर से क्या पढ़ा है, हमने शेयर कैपिटल में क्या पढ़ा है कि भैया चेंज देख लेना, अगर कोई चेंज है तो एज पर द कंपनीज एक्ट है कि नहीं है। दूसरा, चार स्पेशल केसेस जिसके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है। रिजर्व के अंदर क्या पढ़ा कि अगर कोई चेंज है तो देख लेना वो एप्रोप्रिएट तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ एज पर द एफआरएफ,
उसके अलावा दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। एक छोटा सा डिस्कशन अभी हमने किया था किस चीज के बारे में सर, रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, ये था आपका लायबिलिटी पार्ट। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि है एसेट्स। उसमें से ट्रेड रिसीवेबल हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा डेट इज द इन्वेंट्री। ठीक है, चलिए सर, चलो अब स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। अच्छा एक काम कर लेते हैं, जरा इन्वेंट्री को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है। बेटा देख, अभी तक हम लायबिलिटी कवर करके आ चुके हैं, अब हम आ गए हैं एसेट्स के ऊपर। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री है, टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद आपका स्टॉक इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री तभी हम कर ही रहे हैं, सॉरी, कैश, कैश इक्विवेलेंट, लोन एंड एडवांसेस। बेसिकली ये है। इसके अलावा सर ट्रेड रिसीवेबल्स था वो हमने कवर कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री के साथ। ठीक है, समथिंग इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सॉरी। इन्वेंट्री के अंदर जो हमारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं सर, पहला है कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आप क्या प्रोसीजर करोगे। सर एक बात, एक स्टैंडर्ड का याद दिलवाना चाह रही हूँ, स्टैंडर्ड 501। ऐसे 501 बात करता है स्पेसिफिकली 3 आइटम्स के बारे में, उसमें से एक था इन्वेंट्री। जब उसने स्पेसिफिकली बोला था कि यार इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को चेक करने के लिए तुम्हें कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करना है, सर वही प्रोसीजर की बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो सर वहां पे हम कवर करके आए थे। अगर मैं बात करूँ आपके थर्ड चैप्टर के अंदर कवर होता है 501। थर्ड चैप्टर में सर 501 के अंदर है कि आपको उसकी इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मैनेजमेंट जब फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा हो ना, उसको जाके अटेंड कर लेना। ठीक है, एंड सर उसको अटेंड करते हुए आप बेसिकली 4 प्रोसीजर करते हो। कौन कौन से, आई होप आपको पता होगा, बिकॉज थर्ड चैप्टर है, 9 चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तो इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता होगा कौन कौन से। ऑब्जर्व करोगे प्रोसेस को, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको इवेलुएट करोगे। दूसरा सर इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री की, कुछ इन्वेंट्री को इंस्पेक्शन करोगे ताकि आपको उसी कंडीशन के बारे में पता चले। एंड टेस्ट काउंट। टेस्ट काउंट का क्या मतलब होता है सर? टेस्ट काउंट का बेसिक मतलब होता है कि अगर गोडाउन 4 गोडाउन है, 4 के 4 आपकी मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करके काउंटिंग करवाया है, आपने क्या किया, एक का खुद टेस्ट काउंट करके देख लिया, एक स्टोर आपने खुद काउंट करके देख लिया कि भैया आपकी काउंटिंग और मैनेजमेंट की काउंटिंग मिल रही है कि नहीं कर रही है। बात समझ में आई? तो सर यहाँ भी वही चीज है। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पेपर के अंदर आ सकता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि थर्ड चैप्टर के अंदर जब हम 501 पढ़ते हैं ना, तो वहां पे खाली इतना एक्सप्लेन है कि भैया ये 4 प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन को करते हुए। उसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस कवर होते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट काउंट करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे वो यहाँ कवर नहीं हो रहा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहाँ कवर किया है सर? सॉरी, हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ कवर किया है। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए इसके बहुत चांसेस है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है सर, इसको पक्का देख लेना। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए वही है फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना, और वहां करते हुए इन सारी बातों का ध्यान रखना। बात समझ में आए? ठीक है सर, क्या क्या है एक बार रीड आउट कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला है, आप ये चेक करोगे कि एम्प्लॉय ने प्लान के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। ये चेक करना कि सारे के सारे जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सारे के सारे प्रॉपर तरीके से टैग्ड हैं कि नहीं, और उनके ऊपर करेक्ट अमाउंट लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। आपकी जो समरी है, समरी शीट इन टैग्ड अमाउंट से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ये जब भी काउंटिंग करो तो एम्प्टी बॉक्स को स्पेसिफिक ध्यान में रखना कि भैया कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एम्प्टी बॉक्स को भी काउंट कर लिया कि खाली डब्बे रखे हुए आप स्टॉक में काउंट कर पा रहे हो। कट ऑफ टेस्ट करना, लाइक कि सही अकाउंटिंग पीरियड्स की आइटम ही इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर कोई थर्ड पार्टी की गुड्स आपके गुड्स के अंदर इंक्लूड है तो उसको एक्सक्लूड कर देना। कोई डैमेज गुड्स है तो उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये चेक करना कि प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं हुई सारी की सारी स्टॉक शीट्स की, राइट। लास्ट में जो फिजिकल वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड बना, जो फिजिकल वेरिफिकेशन बन के जो आपके पास रिकॉर्ड आया, जो इंफॉर्मेशन आया, वो आपके अकाउंटिंग के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा।
बात समझ में आई? तो सर फिजिकल वेरिफिकेशन का एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, ये एग्जामिनर पूछे ना पूछे, लेकिन टेस्ट काउंट करते हो किन किन बातों का ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन पेपर में आए इसके बहुत चांसेस है। ठीक है सर। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। सर यहाँ पे जो मैं आपका ध्यान लेना चाहती हूँ, मैं इस चीज पे लिख के आना चाहती हूँ, सैप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एक ऐसा ही क्वेश्चन परचेज के अंदर भी आता है। परचेज के अंदर भी हम सैप लगाते हैं, और उसको करते हुए तुम बेसिकली सैप के 3 रेशियो एनालिसिस जो हम करते हैं, तो वो एक बार एग्जामिनर ने पूछा था पेपर के अंदर कि जब परचेज के ऊपर सैप लगाओगे तो कौन कौन से प्रोसीजर करोगे सैप के अंदर। तो ये क्वेश्चन इन्वेंट्री के अंदर भी आ सकते हैं कि इन्वेंट्री के ऊपर सैप लगाते हुए आपको कौन कौन से प्रोसीजर करने हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर। पहला है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, कि तुम्हारी सेल्स के रिगार्डिंग कितना इन्वेंट्री रहा। दूसरा है परफॉर्म वर्टिकल एनालिसिस। का मतलब क्या होता है कि भैया टोटल एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री का कितना रेशियो है। एंड लास्ट है जो बजट्स को कंपेयर करोगे एक्चुअल रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, दिस इज द सेट। बाकी कंप्लीटनेस के बेसिक प्रोसीजर्स हैं, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो चीज आप गलती से भी भूलोगी नहीं है वो ये है। ठीक है सर। नेक्स्ट है ऑनरशिप। इन्वेंट्री की ऑनरशिप के लिए आप एग्रीमेंट्स चेक करोगे, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द कंसाइनमेंट, बिकॉज कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ पोजीशन देते हैं, कमीशन बेसिस पे काम होता है, राइट। तो कंसाइनमेंट्स का कोई भी एग्रीमेंट है वो चेक करोगे। कोलेट्रल, अगर आपके क्लाइंट ने अपनी इन्वेंट्री को एज ए सिक्योरिटी यूज किया हुआ है तो वो एग्रीमेंट चेक करना, वहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। ठीक है। आप इनवॉइसेस चेक करोगे। अगर कोई इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो आप उसे रिटर्न कंफर्मेशन, मतलब 505 डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेना कि भैया मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि ये स्टॉक आपके पास रखा हुआ और उसकी ऑनरशिप मेरे मैनेजमेंट के पास है, तो लिख के दे दो कि इसका ऑनरशिप किसके पास है। ठीक है सर, ध्यान रखना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, एक नहीं बेसिकली 3 क्वेश्चन और बनते हैं कि इनका वैल्यूएशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, आप ये चेक करोगे। इन शॉर्ट आपको ये चेक करना है कि इसका अकाउंटिंग एज पर द AS2 हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ में आई? ठीक है सर। इन्वेंट्री के अंदर से 6 क्वेश्चन बनते हैं ब्रॉडली। तो एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे, कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे, उसका ऑनरशिप कैसे चेक करोगे। ठीक है सर। और 3, इन सब की अकाउंटिंग ठीक से हुई है कि नहीं हुई, एज पर द AS हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन इन 6 क्वेश्चंस के अलावा सर इसमें 2 और क्वेश्चन बन रहे हैं जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। पहला कि टेस्ट काउंट करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। दूसरी चीज कि सर जब भी सैप लगाते हो इन्वेंट्री के ऊपर, तो सैप के अंदर कौन से 3 आपके प्रोसीजर इंक्लूड होते हैं। ठीक है सर। इन्वेंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और दूसरा सैप वाला। ठीक है, ये है आपका इन्वेंट्री। अब आ जाते हैं टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। सर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले वही बेसिक चीजें इसमें डिस्कस करनी है, वही असर्शंस हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, ओनरशिप एंड डिस्क्लोजर। ठीक है सर। सर देखो, हमने इन्वेंट्री का भी ऑडिट करते हुए एक चीज का एग्जिस्टेंस चेक करते हुए हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना। अब जरा ध्यान से सुनना, चाहे इन्वेंट्री हो या कोई और टेंजिबल एसेट्स, किसी का भी एग्जिस्टेंस अगर चेक करना है ना, तो सबसे बेस्ट जो ऑडिट प्रोसीजर है वो यही है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करो। ठीक है सर, बात समझ में आई? जैसे थर्ड पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी से मिलनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट कंफर्मेशन 505। वैसे ही इन्वेंट्री हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी फिजिकल एसेट्स है, उसके अगर एग्जिस्टेंस को चेक करना है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है जिससे आपको सबसे बेस्ट एविडेंस मिलेंगे, दैट इज द फिजिकल वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट करवाया है उसको जाके अटेंड करो। बात समझ में आई? ठीक है सर। एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगी? फिजिकल वेरिफिकेशन से। अब आ जाता है सर कंप्लीटनेस। सर टेंजिबल एसेट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा रिस्की चीज है ना वो ये है, क्योंकि मैनेजमेंट इसके अंदर ना विंडो ड्रेसिंग बहुत कर सकता है। मतलब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
कि आपकी क्या चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में है और क्या रेवेन्यू में है, मतलब कौन सा आपके फिक्स एसेट्स का कौन सा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए और कौन सा कैपिटलाइज होना चाहिए। मैनेजमेंट इसमें बहुत गड़बड़ कर सकता है, ठीक है सर। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है टेंजिबल एसेट्स के अंदर, मतलब का बिल्डिंग फिक्स एसेट्स जो है इसके अंदर जो लगता है, डेट इज द कंप्लीटनेस चेक करने वाला प्रोसीजर, कि जितने भी एडिशंस हुए हैं एसेट्स के अंदर वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और जो डिलीशंस हुए हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है सर, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सर सबसे पहले है आप शेड्यूल लेना और मूवमेंट चेक करना कि ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जो डिफरेंस है उसमें ये देखना कि भैया जितने भी एडिशन हो रहे हैं वो एज पर द AS10 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जितने भी एडिशन और डिलीशन हो रहे हैं वो एज पर द AS10 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सर कैपिटल में ऐड तभी करोगे अगर उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइज कब करते हो सर, अगर उसका इंपैक्ट कहाँ पे पड़ता है, आपके प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, या जिस पर्पस के लिए वो एसेट्स को यूज कर रहे हो वो अगर आपके बिजनेस में हेल्प मतलब इंप्रूव कर रहा है, रिवेन्यू बढ़ा रहा है, समझ रहे हो, ठीक है सर। ये ध्यान रखना कोई भी डे टू डे कॉस्टिंग है जो रिवेन्यू में आना चाहिए वो कैपिटलाइज तो नहीं कर दिया। परचेज इनवॉइस मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी तुम्हारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए उसको चेक करोगे कि इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स है, परचेज इनवॉइस है, ये सब चेक करना। अथॉरिटी कि बाय करने के लिए जिसकी अथॉरिटी थी कि एज पर द अथॉरिटी बाय किया है कि नहीं किया है। इंटरनल प्रोसेस, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी फिक्स एसेट किसी से भी मंगवा ली। मान लीजिए एक आपकी कंपनी है, उसको फिक्स एसेट चाहिए, उसे कोई मशीनरी मंगवानी है जो मिल रही है सिर्फ 50 लाख की, ठीक है। मैनेजमेंट ने अपना काम डेलीकेट कर रखा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपने रिलेटिव से मंगवा लिया। तो देख लेना प्रॉपर इंटरनल प्रोसीजर है कि नहीं है, मतलब अगर कोई मशीनरी बाय कर रही है तो उसके रिगार्डिंग क्या इंटरनल कंट्रोल है, प्रॉपर तरीके से बिडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, टेंडर्स मंगवाने हैं कि नहीं मंगवा रहे, एनालाइज करने के बाद मशीनरी परचेज कर रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। अगर जो मशीनरी में डिलीशन हुआ है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई मशीनरी डिस्कार्ड कर दी तो उसका रीजन चेक करना, प्रॉपर अथॉरिटी थी कि नहीं थी, उसकी अकाउंटिंग ठीक से की है कि नहीं की, ये चेक कर लेना। बात समझ में आई। पेपर के अंदर ये पूछ सकते हैं टेंजिबल एसेट्स के अंदर। सर वैल्यूएशन, अच्छा तुम्हें याद है जब हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि सर वहां पे वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट बैड डेट्स, कि बैड डेट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, जहां प्रोविजन बनना चाहिए था वो बना था कि नहीं बना था, प्रॉपर अप्रूवल लिए कि नहीं ली, जहां नहीं बना मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी कि नहीं करी। सेम सर जब यहाँ पे वैल्यूएशन की बात आती है ना, देखो कंप्लीटनेस में हमने ये तो चेक कर लिया कि सही अमाउंट कैपिटलाइज हुआ है कि नहीं हुआ। अब बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है इट्स ऑल अबाउट डेप्रीशिएशन, कि भैया सब पे डेप्रीशिएशन लगा है कि नहीं लगा जहां लगना चाहिए था, राइट। और डेप्रीशिएशन लगाने के लिए जो मेथड यूज किया वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं डेप्रीशिएशन की, और मैनेजमेंट टाइमली बेसिस पे इम्पेयरमेंट असेसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। AS28 सर, AS28 के अकॉर्डिंग ना टाइमली बेसिस पे ना मैनेजमेंट को ना अपनी एसेट्स का इम्पेयरमेंट असेसमेंट करना पड़ता है कि ये एसेट्स फ्यूचर में बेनिफिट देगी कि नहीं देगी, फ्यूचर तुम्हारे कैश फ्लोज इनफ्लोज होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो डेप्रीशिएशन चार्ज किया कि नहीं किया, और इम्पेयरमेंट का असेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट आता है सर ओनरशिप। ओनरशिप की सारी एसेट जो उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाली हुई है वो कंपनी के नाम पे है भी कि नहीं है, राइट। उसकी ओनरशिप चेक कर लेना। अगर कोई प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी किसी के पास है, थर्ड पार्टी के पास है, तो उसमें क्या लोगे सर, डायरेक्ट कंफर्मेशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट है सर डिस्क्लोजर, वो आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। ये था आपका टेंजिबल एसेट्स। अब जरा कवर करते हैं आपका इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा देख, इंटेंजिबल एसेट्स को ना अगर मैं बोलूँ ना कि इसका तुम ऑडिट कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, तुम्हें बस ये चेक करना है कि एज पर द AS26 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AS71 ने 26 ने बताया कि तुम इसको रिकॉग्नाइज कब कर सकते हो, ठीक है, आप कौन कौन सा वैल्यूज के अंदर इंक्लूड कर सकते हो और कौन सा नहीं, राइट। तो बेटा देख, अगर मैं बोलूँ ना कि इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, बेसिकली सब कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, तो आप इसको रिकॉग्नाइज कब से कर सकते हो, एक आप चेक करना कि आपके क्लाइंट ने उसको खाली तभी रिकॉग्नाइज कर रखा हो अगर उस एसेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला हो, दूसरा उसकी कॉस्ट को वो रीजनेबल तरीके से मेजर कर सकते हो, ठीक है सर।
ये था कि आप इनिशियली रिकॉग्नाइज कब करोगे अपनी बुक के अंदर टेंजिबल एसेट्स को। आपको ये चेक करना है कि आपके क्लाइंट ने ठीक से रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया। दूसरा, सर एक बार रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद वो आपकी बुक में तभी एग्जिस्ट करेगा। यार देख, टेंजिबल के अंदर एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो एक इकलौती चीज है कि वो आपके बुक्स में रहनी चाहिए कि नहीं, वो एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, इसका सिर्फ एक ही चीज है, इससे कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये कंपनी में एक्टिवली यूज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ये चीज आपके बुक्स में नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है सर। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टेंजिबल एसेट्स के अंदर भी था कि कौन कौन सी आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड होगा और कौन सा आपके रिवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा। जैसे रिसर्च कॉस्ट है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, राइट? आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप किस दिन से कैपिटलाइज करोगे सर? जिस दिन से वो आपके बुक्स के अंदर कब आएगा? जिस दिन से आप उसको यूज पे डाल रहे हो, उस दिन से आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, राइट? उसके बाद वाला कॉस्ट कहां पे जाएगा सर? कैपिटलाइज। बात समझ पाए? तो सिंपल सी बात है, टेंजिबल एसेट्स को ऑडिट करते हुए बेसिकली आपको बस ये चेक करना है कि AS 26 के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। स्पेसिफिक प्रोसीजर टेंजिबल एसेट्स में था, हमने इन्वेंट्री में भी पढ़ा, लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, सैप हो गया। यहाँ पे बस तुम्हें ये चेक करना है कि एज पर AS 26 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी से वैल्यूएशन का वैल्यूएशन इसका और टेंजिबल एसेट्स का बिल्कुल सेम है। वहां पे हम डेप्रिसिएशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अमोर्टाइज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, इम्पेयरमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एज पर द AS 28। ठीक है सर। डिस्क्लोजर सेम एज टेंजिबल एसेट्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट एसेट्स, दिस इज द लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। बेटा एक चीज समझ के चलियो जरा, एक सेकंड रुको। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रेड पेवेबल्स, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हम पढ़ रहे हैं लोन एंड एडवांसेस, राइट? सर इन तीनों में ना ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर यूज होते हैं, राइट? इवन सर लोन एंड एडवांसेस के केस में तो इंस्टीट्यूट खुद लिख के बोल रहे हैं कि सर इसके एग्जिस्टेंस के वही सेम प्रोसीजर है जो ट्रेड रिसीवेबल में थे। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ना यहाँ भी क्लियर है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इसका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, और अगर तुम्हारा ये क्लियर है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इसका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर है तीनों के अंदर, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है। जैसे जब मैंने ट्रेड रिसीवेबल बोला था तो मैंने आपको बोला था कि सर यहाँ पे खाली जो चेंज आता है ना वो वैल्यूएशन के अंदर आता है, क्योंकि वो सिर्फ बात करते हैं बैड डेट्स के बारे में कि भैया ऐसा कोई डेटर जिससे रिकवरी नहीं होनी, कहीं आपने फिर भी अपने बुक्स के अंदर तो नहीं डाला हुआ। सेम यहीं पे भी सर लोन एंड एडवांसेस सेम है जो ट्रेड रिसीवेबल में था। हाँ, डिस्क्लोजर ऑब्वियसली एज पर द FRF होते हैं तो इसके अंदर थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मुझे ना इसमें डिस्क्लोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे ना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। बाकी सर जो खाली जो पॉइंट डिफरेंट है ना ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन एडवांसेस के अंदर, वो आता है आपका कंप्लीटनेस, कि भैया सारे के सारे लोन एंड एडवांसेस जो डाले हैं वो सही डाले हैं कि नहीं डाले। ठीक है, और इसके अंदर भी ना सर बहुत बेसिक पॉइंट होते हैं लोन एडवांसेस को कवर करने के लिए, बिना रीड किए भी अगर आप दिमाग से लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो ये समझ के चलना, अच्छा ठीक है, लोन एडवांसेस में क्या होगा, आपको ये चेक करना होगा कि इंस्टॉलमेंट्स ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके लिए सबसे बेस डॉक्यूमेंट क्या है जिसके बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हो, दैट इज एग्रीमेंट। तो आप इनके एग्रीमेंट्स को चेक करोगे। ठीक है, इसके बेसिस पे देखोगे कि जितने भी लोन एडवांसेस है वो सारे के सारे आपके बुक्स के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, राइट? दूसरा जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो टाइमली बेसिस पे आ रही है कि नहीं आ रही है। सर इसके अगेंस्ट अगर कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी है, मतलब लोन एडवांस देते हुए उसने कोई सिक्योरिटी रिसीव करी है, उसकी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं है, ये चेक करोगे। सर रिलेटेड पार्टी को कोई लोन दिया है तो कंपनी से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, आर्म्स लेंथ पे है कि नहीं है। एक और चीज सर ध्यान से समझना, जो कंपनीज एक्ट है ना 2013, इसने ना लोन एंड एडवांसेस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। आपका सेक्शन 1
85, 86 सिर्फ लोन एंड एडवांसेस के बारे में है। तो सर अगर जिस क्लाइंट के यहाँ पे तुम ऑडिट करने जा रहे हो वो कंपनी है, तो सर चेक करना कि जहाँ पे बोर्ड रेजुलेशन पास होने चाहिए था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुए कि नहीं हुए, एसआर जहाँ पास होना चाहिए था हुआ है कि नहीं हुआ, एमओए और एओ के अकॉर्डिंग कौन लोन प्रोवाइड कर सकता है, किसका अप्रूवल चाहिए, इसकी जो अथॉरिटी है उसी अथॉरिटी के बेसिस पे लोन्स और एडवांसेस दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बात समझ पाए? सर एक काम करते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, सिर्फ एक यही पॉइंट है इसके अंदर जो डिफरेंट है। पहला, सारे के सारे लोन एडवांसेस का लिस्ट ले लेना और कंपेयर कर लेना कि सबके सब आपके बुक्स के अंदर अकाउंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एग्रीमेंट पढ़ना और देखना कि वो ठीक मतलब कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा एग्रीमेंट्स के साथ। एमओए और एओ की अप्रूवल देख लेना कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन जो लोन एडवांसेस दे रहा है उसके पास वो अथॉरिटी है भी कि नहीं है एज पर द एओए। कंपनी के केस में चेक करना कि बोर्ड मीटिंग्स हुई है कि नहीं हुई है लोन्स अप्रूव करने से पहले। इसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी मिली है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर मतलब डिपॉजिट की गई है कि नहीं की गई है। रिकवरी रेगुलर बेसिस पे है कि नहीं है इंटरेस्ट की एंड इंस्टॉलमेंट्स की। रिलेटेड पार्टी को अगर कोई लोन एडवांसेस दिया है वो आर्म लेंथ पे दिया है कि नहीं दिया। अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है तो उसका रीजनेबिलिटी चेक कर लेना। बात समझ में आई? सर सेम है, अब मैं क्या करूं? तो आप बस एक मतलब आप ध्यान से मतलब ऑन अ सीरियस नोट आप ट्रेड रिसीवेबल पे ध्यान से पढ़ लोगे ना, लिंक में पढ़ना, पहले ट्रेड रिसीवेबल पढ़ लिया, उसके फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद आप लोन एंड एडवांसेस पढ़ना, उसके बाद ट्रेड पेवेबल्स पढ़ लेना। मतलब मेरे कहने का मतलब है इन तीनों को साथ में पढ़ना, आपका टाइम कम लगेगा और क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है सर। लास्ट जो एसेट्स हमारे पास रहती है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर देखो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर ये आए बहुत मतलब बहुत चांसेस हैं। दूसरा, ऑडिट करते हुए भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिटर के लिए, मतलब प्रैक्टिकली जब तुम ऑडिट करने जाओगे तब भी तुम्हारे लिए कैश इक्विवेलेंट इज वेरी रिस्की। ठीक है। अब सर इसका जो रिवाइज करवाते हुए मैं बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी कि एक तो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर है कैश को चेक करने के लिए, दूसरा सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो तीन और आइटम्स आ जाती हैं जिसको तुम्हें चेक करना है, मतलब तीन तो रिकॉर्ड्स हैं जो तुम्हें चेक करने हैं और तीन प्रोसीजर्स हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं। समझ में आया? सर कौन कौन सा है? सर देखो इसके केस में बेसिकली ये तीन ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं, उसके अलावा ये तीन डॉक्यूमेंटेशंस हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो तुम्हें चेक करने हैं। मैं इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ऐसे बायफर्केट करके बता रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए और तुम पेपर के अंदर अच्छे से क्वेश्चन पिक कर पाओ। ठीक है सर। कौन कौन से तीन प्रोसीजर्स हैं जो तुम्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को चेक करने के लिए करने पड़ेंगे? पहला है सरप्राइज चेक। सर यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि ईयर एंड पे करोगे, ईयर एंड पे से ज्यादा बेटर होता है ईयर एंड हो जाने के कुछ दिन बाद। ठीक है सर। दूसरा है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, हर महीने का ना कैश रिसीव्स एंड पेमेंट का एक वो बना लो, मतलब एनालिसिस बना लो और ये देख लो कि किसी महीने के अंदर कुछ एक्सटर्नल वेरिएशंस तो नहीं आ रहे। इट्स लाइक अ स्टैप। ठीक है सर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। तो कैश को चेक करने का पहला सरप्राइज टेस्ट, दूसरा है सेंसिटिविटी एनालिसिस, थर्ड है डायरेक्ट कंफर्मेशन। सर 100% बैंक मतलब कोई नहीं, सारे के सारे बैंक अकाउंट से आपको 100% डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना है। सर ये ना जब सत्यम वाला केस हुआ था ना उसके बाद बहुत बढ़ गया, हर केस के अंदर आप डायरेक्ट कंफर्मेशन लेते हो, हर बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन लेते हो। ठीक है सर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बनता है जो पेपर में पूछ सकते हैं कि बैंक से आपने डायरेक्ट कंफर्मेशन लिया लेकिन किसी बैंक का अगर रिप्लाई ही नहीं आता तो तुम्हारा क्या प्रोसीजर रहेगा? सर अगर किसी बैंक से रिप्लाई नहीं आता तो तुम्हारा क्या प्रोसीजर रहेगा? इन पर्सन जाके चेक करोगे, खुद जाओगे या अपनी टीम को भेजोगे और जाके चेक करोगे, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है सर। तो कैश को चेक करने के लिए तुम्हारे पास तीन प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से? सरप्राइज चेक, दूसरा है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मतलब 2 नंबर का या 3 नंबर का वैसे भी पूछ सकता है। ठीक है सर। एंड डायरेक्ट कंफर्मेशन 100% बैंक अकाउंट से लोगे, अगर किसी से रिप्लाई नहीं आता तो खुद जाओगे या टीम जाके खुद फिजिकली वेरीफाई करके आएगी।
ठीक है सर। उसके अलावा सर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसको आपको चेक करना है। कौन कौन से हैं? रफ कैश बुक, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा कैश बुक भी मेंटेन हो रही है आप वो भी चेक करोगे। अगर आपका क्लाइंट स्लीव से आईओयू, आईओयू क्या होता है? आई ओन यू। सर बेसिकली होटल्स या एयरलाइन में ये बहुत चलता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए थे आपके, मान लो आपको 1000 रुपए थे, आपने होटल को एडवांस दे दिया, ठीक है। अब हर बार क्या होता है वो कैश ना देख के ना वो एक स्लिप दे देंगे आई ओन यू कि भैया 1000 रुपए थे उसमें से आपने 700 यूज कर लिए, 300 रुपए हमें आपको लौटाने हैं। तो आप क्या करते हो, चेकआउट के टाइम पे आई ओन यू दिखा देते हो और वो स्लिप 300 रुपए वापस ले लेते हो, राइट। तो अगर आपके क्लाइंट आईओयू ऐसा कुछ यूज करता है तो देख लेना कि वो अथॉरिटी के अंदर है कि नहीं है, और कोई ऐसा आईओयू ऐसी कोई स्लिप पड़ी है जो बहुत लंबे टाइम से आउटस्टैंडिंग, तो देख लेना वो क्लियर क्यों नहीं हुई है। बात समझ में आई? उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, बैंक रिको, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप ऑब्टेन करोगे और ये सारे प्रोसीजर करोगे क्या कि जो तुम्हारा बैंक अकाउंट बैलेंस है तुम्हारी कंफर्मेशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो तुमने यहाँ पे कंफर्मेशन ली थी उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके अलावा तुम्हारा 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा बैंक कोई चेक इश्यू हुआ था लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, मतलब आपके क्लाइंट ने अपनी किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कोई चेक इशू किया था लेकिन वो अभी तक बैंक में सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चेक कर लेना क्यों नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरा, लंबा टाइम हो गया, देखो 3-4 महीनों के बाद तो वैसे भी बैंक चेक का कोई यूज नहीं रहता, 3-6 महीनों के बाद। तो देख लेना अगर बहुत ज्यादा टाइम से आउटस्टैंडिंग है और अगर अभी तक सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया तो सर उसका कोई वैल्यू नहीं बचा है। तो मैनेजमेंट ने अगर वो लाइबिलिटी पे ऑफ में दिखा रखी है तो उसको वापस खड़ी कर लेना या फिर बात कर लेना, ठीक है सर। दूसरा, या आपके क्लाइंट ने कोई चेक डिपॉजिट करवाया था लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो देख लेना क्रेडिट क्यों नहीं हुआ है। और उसने अगर अभी वो पेमेंट दिखा दी है कि आ गई है तो वो देख लेना कि सर अभी तक पेमेंट आई ही नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है सर। वैल्यूएशन, अगर फॉरेन करेंसी कुछ पड़ी है तो क्लोजिंग डेट पे रीस्टेटमेंट करनी पड़ती है, वही देख लेना। एंड डिस्क्लोजर, ठीक है सर। कैश के अंदर ना, देख कैश के अंदर अगर मैं बात करूं तुम्हारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। एक तो वही कि कैश को कैसे चेक करोगे, ये पूरे प्रोसीजर लिख के आना, मतलब ये 3 प्रोसीजर्स लिख के आना। उसके अलावा ये 3 जो रिकॉर्ड्स आपको चेक करने ये लिख के आना, ठीक है सर। उसके अलावा इसके अंदर से सर 3 छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से? पहला तो ये कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? क्या होता है सर, हर महीने के कैश रिसीट्स एंड पेमेंट का आप एक समरी बना लेते हो और देखते हो कि किसी महीने में कोई वेरिएशन तो नहीं आता, अगर कोई वेरिएशन है तो उसका इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, ठीक है सर। दूसरा ये कि आप 100% बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कंफर्मेशन लोगे, अगर किसी का नहीं आता तो इसके रिगार्डिंग तुम्हारे एडिशनल प्रोसीजर क्या रहेंगे, ठीक है सर। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन बनता है ये कि बैंक रिकंसिलिएशन के रिगार्डिंग तुम्हारे क्या ऑडिट प्रोसीजर रहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है सर। ये थी टोटल एसेट्स। अब आ जाते हैं सर हम इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, राइट। चलो सर, ये आपका हो गया बैलेंस शीट वाला पार्ट। अब आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी रिवेन्यू के साथ, राइट। उसके बाद एक्सपेंडिचर कवर करेंगे एंड देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा देख, रिवेन्यू के अंदर ना, रिवेन्यू स्टार्ट करने से पहले जरा एक बेसिक चीज समझ के चलियो कि जब सबसे ज्यादा रिस्की चीज क्या रिवेन्यू के अंदर, रिवेन्यू में तेरा सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए ना वो 2 चीजों पे होना चाहिए। पहली चीज कि सर जितना भी रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है वो एज पर द एफआरएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, एज पर द स्टैंडर्ड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनकम रिकॉग्नाइजेशन आपके क्लाइंट ने सही टाइम पे किया है कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई पेमेंट का अनसर्टेनिटी है और उसने रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, तो बस एज पर द एफआरएफ रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी चीज, कुछ फिक्टिशियस या बोगस बिल्स नहीं डले हुए हैं। बात समझ में आए? अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड करने के लिए, बुक्स के अंदर फ्रॉड करने के लिए तो मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं इसके बाद आपका रिवेन्यू वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये क्यों डिस्टर्बेंस आ रही है यहाँ पे, एक सेकेंड सर। सर देखो बहुत सिंपल है, फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है अक्रेंस।
सर हाँ, एक और चीज जरा समझना, जब हम बैलेंस शीट की आइटम्स पढ़ रहे थे, जब वहां पे असर्शंस पढ़ रहे थे ना, देखो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स और बैलेंस शीट की आइटम्स दोनों की असर्शन सारी की सारी सेम है। जो एक डिफरेंस आता है ना वो इस चीज में आता है, वहां पे हम पढ़ रहे थे एग्जिस्टेंस, कि भैया 31 तारीख के दिन जो चीजें बुक्स के अंदर आ रही है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट्स की आइटम के तुम असर्शन पढ़ोगे ना, डेट इज अक्रेंस, कि इस टाइम पीरियड देख बैलेंस शीट होता है एज ऑन डेट, तो इसलिए हम बोलते हैं उस दिन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अक्रेंस का मतलब है जो हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए बनती है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये चेक करना होता है कि यार जितना भी अकरेंस के अंदर हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि इसी टाइम ड्यूरिंग के बीच में ट्रांजेक्शन अकर हुई है ना, ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर हुई है ना, ट्रांजेक्शन हैपन हुई कि नहीं हुई, दैट इज थिंग, एक्चुअली हुई कि नहीं हुई। बात समझ में आई? यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं बैलेंस के अंदर, और जितनी ट्रांजेक्शन है उनके अंदर हम अकरेंस चेक करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली अक्कर हुई कि नहीं हुई इस टाइम पीरियड के बीच में। दूसरी चीज हमें चेक करनी होती है ये कि ये बैलेंस शीट, मतलब ये तुम्हारा बिजनेस पर्पस के लिए किया था ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर या इनकम तो इसके अंदर नहीं आ गया है। बात समझ में आ रही है सर? चलो स्टार्ट करते हैं सेल्स के साथ। सबसे पहले है अकरेंस। सो हमें अकरेंस को चेक करना है। सर अक्रेंस को चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट। पहली चीज कि जितने भी इनवॉइसेस है वो एक ही बार रिकॉर्ड किए कि नहीं किए, कोई फिक्टिशियस सेल्स या कस्टमर तो नहीं डाला हुआ, कोई शिपमेंट विदाउट कंसेंट तो नहीं है, कस्टमर के कंसेंट के बिना तो शिपमेंट करके नहीं आ गए। दूसरा, कोई अर्न इनकम तो नहीं दिखा रखी, ठीक है। जितना भी कोई कलेक्शन के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी तो नहीं है, बिकॉज अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वो एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकता, ठीक है सर। अगर कोई कंटीजेंट कस्टमर्स ऑब्लिगेशन है, लाइक किसी को गारंटियां दी हुई है, तो वो सब चेक कर लेना। अक्रेंस चेक करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। ये सारे पॉइंट का नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, इन सारी चीजों को, इन रिकॉर्ड्स, इन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके मिलेगा, ठीक है सर। पहला इनवॉइसेस चेक करना, उनका सीक्वेंस चेक करना, ताकि आपको पता चले कि कोई भी इनवॉइस एक से ज्यादा बार तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। जितनी भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है, इनकी जर्नल एंट्री डिटेल में चेक करना। सैप लगाना, ताकि अनयूजुअल कुछ होगा तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, लाइक सेल्स रेशो निकाल के देख लिए, लास्ट ईयर से कंपेयर करके देख लिया, ठीक है सर। सेल्स रिटर्न अगर है तो उसको चेक करना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सर ऐसा कोई सेल्स तो नहीं था जो रिटर्न था, लेकिन फिर भी आपने उसको अर्न कर लिया, मतलब बुक्स में दिखाया हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद आता है कट ऑफ, कि भैया इसी टाइम पीरियड्स की आइटम इसके अंदर आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि साल खत्म होने के बाद वाली सेल्स भी इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर्स। ईयर एंड पे जितने भी क्रेडिट नोट डाले हो ना, उसको डिटेल में चेक करना। बहुत बार क्या होता है, कई बार ना टारगेट्स दिए होते हैं कि यार आपको ना इस महीने के अंदर इतने सेल्स बुक करने हैं, या पूरी की पूरी साल के अंदर एटलीस्ट इतने सेल्स तो होने चाहिए, ठीक है। कई बार सेल्स डिपार्टमेंट के टारगेट होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले सेल्स बुक कर देते हैं, उसके बाद जैसे ईयर खत्म होता है ना, उसको क्रेडिट नोट करके रिवर्ट कर देते हैं। तो ईयर एंड वाले जितने भी क्रेडिट नोट इशू हो ना, वो देख ले वो जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर फिक्टिशियस सेल एंट्री करने के लिए उन्होंने किया था, ठीक है सर। सॉरी। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आप जर्नल एंट्री चेक कर लेना। स्टॉक रजिस्टर चेक करना, जीएसटी की रिटर्न जितनी भी हैं वो सारी चेक करना, ताकि आप उसके बीच में कंपैरिजन कर सको कि सेल्स उसी टाइम पीरियड के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, ठीक है सर। मान लो इन लोगों ने दिखा दिया कि भैया हमारे इस साल में कितना सेल हुआ, 2000 यूनिट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक था 1000, राइट। ड्यूरिंग द ईयर उन लोगों ने परचेज किया कितना, 3000, 2000 का इन लोगों ने सेल कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था सर, 2000, राइट। तो ऐसे कंपैरिजन करने के लिए क्या चेक करोगे, सेल्स रजिस्टर, बेसिकली क्वांटिटी चेक करने के लिए, ठीक है। मेजरमेंट, कि सही अमाउंट के साथ रजिस्टर किया है कि नहीं किया सेल को। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, अगर एक्सपोर्ट किया है तो एज पर द एएस रीस्टेटमेंट या फिर जो भी कंप्लायंसेस होने चाहिए उनके साथ फॉलो किए कि नहीं किए। रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो अप्रोप्रिएट तरीके, अप्रोप्रिएट रेट पे हुई है कि नहीं हुई, ये सारी चीजें चेक कर लेना।
ठीक है सर। उसके बाद आता है सर आपका डिस्क्लोजर। बात समझ में आई? सेल्स के अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज दिस अक्रेंस। और इसके ऊपर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया अक्रेंस को कैसे चेक कर, मतलब अक्रेंस चेक करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी बातों का। और इन सारी बातों की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी सर? इन चीजों से। बात समझ में आई? इसके अलावा सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है दैट इज कंसाइनमेंट। देखो सेल दो तरह की हो सकती है, तो डायरेक्ट सेल होगी या फिर कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल होगी। जो कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल होती है ना, इस पे ये याद रखना, वैसे तो आपको पता है, मुझे पता है बिकॉज आप लोग पढ़ के ही आए होगे, ये चीज आईपीसीसी में भी है वरना सीपीटी में भी आता है आपका। सर कंसाइनमेंट में क्या होता है? ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बेसिकली कमीशन बेसिस पे काम होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एग्रीमेंट चेक कर लेना। दूसरी चीज, जो आपका कंसाइनी होगा उसने जो आपको रिकॉर्ड्स दिए होंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी होंगी, वो चेक कर लेना। स्टॉक रजिस्टर में चेक कर लेना भैया, जो चीज स्टॉक इन हैंड आ रहा है लास्ट में, वो स्टॉक के अंदर दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ऐसा तो नहीं है कि कंसाइनी को हमने गुड्स भेजे और आपके क्लाइंट ने उसको सेल्स में डाल दिया, बिकॉज जब तक सेल एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होती वो सेल नहीं होती, वो खाली आपका गुड्स कहाँ पे है सर? कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। आपने सिर्फ पोजेशन दिया, क्या नहीं दिया? ओनरशिप। कंसाइनी से कंफर्मेशन ले लेना। ठीक है सर, ये सारे बेसिक पॉइंट है जो आपको कंसाइनी सेल्स के अंदर चेक करने पड़ेंगे। इसके अलावा सर देखो, जब भी हम बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अंदर जो हमारा इनकम स्टेटमेंट जाता है ना, उसमें जब हम रिवेन्यू डालते हैं तो दो तरह की रिवेन्यू आती है। पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। दूसरी जो इनकम आती है दैट इज अदर इनकम। अभी हमने सेल्स पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं अदर इनकम की, कि अदर इनकम के अंदर हमें क्या चेक करना है। सर अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ ना, तो हमें खाली बस ये चेक करना है इसका रिकॉग्नाइजेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे सर म्यूचुअल फंड के अंदर जो इनकम मिलेगा उसको रिकॉग्नाइज कब करोगे? जब आपको कैश बेसिस पे वो मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, कितना रिकॉग्नाइज करोगे सर? जो आपके बुक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट आ रहा है और जितने पे आपने उसको रिडीम कर दिया, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कैश बेसिस पे होगा। डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब आपके क्लाइंट को उसको ऑब्टेन करने का राइट अराइज हो जाएगा। मतलब सर, जब आपके क्लाइंट, आप डिविडेंड कब अपनी बुक्स में डाल सकते हो एज ए इनकम? जिस दिन आपका उसके ऊपर राइट आ जाएगा कि हाँ अब आपको रिसीव होगा। तो सर किस दिन? जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर देगी, राइट। अब आ जाता है इंटरेस्ट ऑन एफडी। सर इंटरेस्ट ऑन एफडी आप अक्रूवल बेसिस पे बुक कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली चेक क्या करना पड़ेगा? आप एग्रीमेंट ले लेना, आप बैंक से कंफर्मेशन ले लेना कितने अमाउंट से आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है। ठीक है सर, कुछ रिकम्प्यूट करके देख लेना, आपके पास इंटरेस्ट रेट तो होगा ना, और कितना एफडी करवा रखा है, राइट। तो उस पर रिकम्प्यूट करके देख लेना। उसके बाद टीडीएस कटा होगा तो आपका AS 26 भी देख लेना। बात समझ में आई? बेसिकली बस ये चेक करना कि इनका रिकॉग्नाइज तभी किया है ना जब एक्चुअली कंपनी का राइट था, मतलब उसको ये रिवेन्यू होगी तभी। ठीक है सर। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेट टू द सेल्स ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप के अंदर ना फ्रॉड होने के चांसेस बहुत है। मतलब आपका एम्प्लॉय जो स्क्रैप सेल कर रहा है वो उसमें वो गड़बड़ करे, इसके बहुत चांसेस है, तो इसको ध्यान से चेक करना। आप देख लेना कि कंपनी की क्या पॉलिसीज है स्क्रैप के रिगार्डिंग। एक सेकेंड, कि इंटरनल कंट्रोल क्या लगाए हैं आपके क्लाइंट ने, कि इसका डिस्पोजल कैसे होता है, जनरेट कैसे हो रही है, राइट। इसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर देखो, जो स्क्रैप है ना, दिस इज समथिंग कि इसके अंदर ना बहुत इजीली एम्प्लॉय ये कर सकते हैं कि उन्होंने 10,000 का स्क्रैप बेचा, वो खाली 5,000 बुक में डाल दें। ठीक है, तो इसीलिए ना स्क्रैप के रिगार्डिंग आप थोड़ा ध्यान से चेक करोगे। आप सैप लगा के चेक करोगे कि भैया बेसिकली कितना इन लोगों का स्क्रैप हर साल आता है ऑन एन एवरेज, मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सर हर बार 20,000 रुपए का स्क्रैप बुक करते हैं, इस बार खाली 10,000 का किया है। ठीक है, तो सैप चेक कर लेना। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल क्या लगे हुए हैं और उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, अकाउंटिंग एंट्रीज ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, बिकॉज स्क्रैप के अंदर बहुत चांसेस है गड़बड़ करने के एम्प्लॉय लेवल पे। ठीक है सर। कैपिटल सब्सिडरीज, सब्सिडरीज के केस में आप ये चेक कर लेना, देख 3 चीजें रहती हैं सब्सिडरी के केस में। पहला, कि वो सब्सिडरी किस पर्पस के लिए मिली थी, तो क्या आपका क्लाइंट उसी पर्पस के लिए वो पैसे यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरी चीज, क्या सब्सिडरी देने से पहले गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन तो नहीं लगाई थी, तो क्या उस कंडीशन के साथ आपका क्लाइंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ठीक है सर। तीसरा, उसका अकाउंटिंग एंट्री एज पर द एएस हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड ऑन रिटर्न बेसिस। इसका क्या मतलब होता है, बहुत बार क्या होता है कि सेल्स रिटर्न बेसिस पे की जाती है, मतलब आपने अपने कस्टमर को दे दी एंड कस्टमर के पास 15 दिन है कि भैया 15 दिन में अगर वो चाहे तो रिटर्न कर सकता है। आजकल ई बिजनेस के अंदर तो बहुत होता है, मतलब अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गए, सारे रिटर्न बेसिस पे सेल करते हैं कि हाँ 15 डेज कि अगर आप 15 दिन में नहीं पसंद आता तब हमें रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे बस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये याद रखना कि भैया ऐसी सेल्स जिसमें अभी 15 दिन बाकी है, जो कस्टमर से कंफर्मेशन नहीं आया, उससे पहले कहीं वो सेल्स में बुक तो नहीं कर दिया है। ठीक है। बस सब जो मेन जो क्रक्स है ना यहाँ पे जो देखने वाला वही यही है कि ऐसी सेल्स जो अभी रिटर्न हो सकती है, वापस आ सकती है, कहीं वो सेल्स में बुक तो नहीं करती है। राइट, सिर्फ यही चेक करना है। बात समझ में आई। चलिए सर, ये था हमारा इनकम। अब जो हम एक्सपेंस में सबसे पहले कवर करेंगे वो हमारा रहेगा सर परचेज। राइट, परचेज की अगर मैं बात करूँ ना, देख परचेज के अंदर बेसिकली हमें क्या चेक करना है, दो चीज चेक करनी है एक्चुअली, खाली परचेज के अंदर नहीं, हर एक्सपेंडिचर में जो हमें बेसिकली दो चीज चेक करनी है। पहला तो कुछ फिक्टिशियस नहीं है, ठीक है, जिससे इनकम के अंदर भी था। सेकंड कि भैया जितना भी एक्सपेंडिचर था वो सारा का सारा बिजनेस पर्पस के लिए हुआ था ना, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो नहीं डाल दिया। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ परचेज के साथ। सर परचेज के साथ जो बेसिक चीज चेक करनी है वो आपको करनी है सर इंटरनल कंट्रोल। देख, परचेज का बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, ये आपके हर क्लाइंट के यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा एज पर द साइज एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। बेसिकली क्या होगा, परचेज स्टार्ट कहाँ से होता है, जब हमें किसी चीज का रिक्वायरमेंट होता है हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, और ये प्रोसेस खत्म कहाँ पे होती है, जब हमें वो गुड रिसीव हो जाएंगे और उसके रिगार्डिंग हम अपनी पेमेंट कर देंगे। राइट, तो आपको चेक करना है पूरा का पूरा प्रोसेस जो था, इसके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है सर, सबसे पहले एक वेंडर सेलेक्ट करके उसको ऑर्डर प्लेस किया गया होगा। ठीक है, जैसे ही गुड्स आई होंगी सर वो आपके कहाँ पे मिले में होंगी, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी गार्ड है उसने लिया होगा। राइट, उसने फिर गुड्स की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करी होगी। फिर जो सामने वाला पर्सन है, देखो हम जर्नली जब परचेज भी करते हैं ना, अगर तुम ऑनलाइन भी कुछ बाय करोगे ना, प्रोसीजर यही रहता है, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स आई, तुमने लिया, उसके रिगार्डिंग फिर जो डिलीवरी होती है उसके नीचे साइन कर दिए गुड्स चेक करने के बाद। ठीक है, एंड देन पेमेंट कर दिया। सेम प्रोसीजर हर जगह रहता है भैया। सबसे पहले वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, गुड्स आती हैं, जैसे ही तुमने गुड्स आई उसको चेक किया और हम यहाँ पे क्या देते हैं, जीआरएन। सामने वाला बंदा जीआरएन इशू करता है, हम उस पर साइन करते हैं कि हाँ हमें गुड्स रिसीव हो गई हैं। उसके बाद इनवॉइस अप्रूवल के बाद क्या हो जाता है सर, पेमेंट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा, एक तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, दूसरा आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कैश से पेमेंट करिए, अदरवाइज डेटर बन जाएंगे, सॉरी क्रेडिटर। राइट, तो बस ये पूरा प्रोसेस है जो आपको चेक करना है कि ये ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल थे कि नहीं थे। राइट सर, इसके अलावा सर आपको ये चेक करना है सही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पूरी एंट्री हुई है कि नहीं हुई। आप कट ऑफ प्रोसीजर्स लगा लोगे, और परचेज के ऊपर एक प्रोसीजर लगाया जाता है सर सैप, क्योंकि आप सारे के सारे परचेज को एक एक एंट्री को चेक नहीं कर सकते। तो सेल्स हो गया, परचेज हो गया, या फिर जितने भी बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना सर, उनके ऊपर हम यूजुअली क्या लगाते हैं, सैप। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि भैया परचेज के ऊपर सैप लगाते हुए कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं सैप के ऊपर। राइट, और एक जो क्वेश्चन मुझे लगता है जो अभी तक नहीं पूछा लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है, दिस इज स्पेशल कंसिडरेशन, कि भैया परचेज का ऑडिट करते हुए आपका स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट। एक बार देख लेते हैं सर, आपको क्या चेक करना है कि भैया परचेज बुक कब करी है, खाली रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने के बाद ही आपने परचेज बुक करी है ना, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई ब्रांच ने कोई परचेज करी है तो उसका जो इनवाइस रेज हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ, एंटिटी के नाम पे हुआ या फिर ब्रांच के नाम पे हुआ। आप सारी की सारी परचेज को कहां से चेक करोगे सर, जीएसटी की रिटर्न से। ठीक है, रिलेटेड पार्टी को अगर कोई परचेज करी है, रिलेटेड पार्टी से अगर कोई परचेज करी है वो देख लेना वो अप्रोप्रिएट तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई भी परचेज इनवॉइस
कैपिटल में मतलब कैपिटल नेचर का तो नहीं था, मतलब आपने कोई अपनी एसेट्स, फिक्स एसेट्स के लिए परचेज किया और वो भी आपने यहाँ पे डाल दिया, राइट सर। जितनी भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस है उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री डिटेल में चेक करना, मतलब कोई ऐसी गुड्स जिसका आज तक कोई परचेज ही नहीं हुआ, पहली बार कोई परचेज हुआ, या मान लो हर साल मार्च के अंदर 2000 यूनिट परचेज करते थे, इस बार ऑन एंड सडन 20,000 कर लिया, ऐसी कुछ भी अनयूजुअल से मिले तो वहां पे जर्नल एंट्रीज को डिटेल में चेक करना। बात समझ में आई? सर ये था आपका परचेज। अब आ जाते हैं बाकी एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगी इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो जब मैं बात करती हूँ ना इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर्स की, सर देखो बहुत सारी कंपनीज के लिए ना ये उनका वन ऑफ द मोस्ट सबसे बिगेस्ट वाला एक्सपेंडिचर रहता है, स्पेसिफिकली अगर मैं सर्विस सेक्टर्स की बात करूँ, ठीक है। तो उनका जो मेनली एक्सपेंडिचर होता है वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर होते हैं। तो ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत ध्यान से उसको चेक करे, ठीक है सर। देखो इम्प्लॉय बेनिफिट्स में सब कुछ आ जाता है, पेंशन भी आ गया, ग्रेजुइटी भी आ गया, उनके बेनिफिट्स भी आ गए, परक्यूजिट्स भी आ गए, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर से। अच्छा एक और चीज है सर, देखो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ ना, तो इम्प्लॉयज के अंदर जो सबसे इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर चेक करने के लिए जो सबसे सक्सेसफुल प्रोसीजर है ना, डेट इज सैप। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके 1000 10,000, मैं फिर कम बोल रही हूँ, लाख लाख 2-2 लाख इंप्लॉइज होते हैं, आप हर किसी को चेक नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट होता है आप सैप लगा के ऑन एन एवरेज चेक कर लो, ठीक है सर। इसके अलावा सर आप सबके उनके जो इंटरनल कंट्रोल है उसको चेक करो। इंटरनल कंट्रोल मेनली क्या होता है, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर है, आपने वो चेक कर लिया, ठीक है। मैनेजमेंट किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल लगा रही है, वो आपने अगर इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए तो उसके बाद आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाएंगे अगर वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे, ठीक है सर। आप सारे के सारे इंप्लॉयज की लिस्ट लो और उनकी मूवमेंट चेक करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर कितने नए इंप्लॉयज आए और कितने पुराने। नए के रिगार्डिंग उनके एग्रीमेंट चेक कर सकते हो कि सेम एग्रीमेंट, मतलब ठीक एग्रीमेंट्स में उनका हायरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। जितने भी ड्यूरिंग द ईयर जितने भी रिमूव हुए हैं या फिर जिनका रेजिग्नेशन आया है, उन सब के रिगार्डिंग आपको क्या चेक करना है भैया, जितने भी ड्यूज थे उन सबका पेमेंट टाइमली बेसिस पे हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है सर। ऑन एन एवरेज जितने इंप्लॉई है उन सबकी लिस्ट ले लो, ऑन एन एवरेज उन सबकी जितनी सैलरी है वो ले लो और उसके बाद उस पर लगा दो सर सैप, ठीक है। उसके अलावा इसके रिगार्डिंग जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है, लाइक पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, इन चेक करो कि इन सबका पेमेंट ठीक टाइम बेसिस पे हुआ है कि नहीं हुआ है। चालान से चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा से जहां प्रोविजन बनना चाहिए ग्रेचुटी वगैरह का, वो प्रोविजन बना है कि नहीं बना। अगर किसी एक्चुअली वगैरह की हेल्प लेने की नीड थी तो आपके एम्प्लॉय आपके क्लाइंट ने उसकी हेल्प ली है कि नहीं ली, ठीक है सर। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जो मेन चीज आपको चेक करनी है बस यही कि सारे की सारी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है कि नहीं लगा, एज पर द एएस लगा है कि नहीं लगा सर। इम्प्लॉय फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन लगाया है कि नहीं लगा, जहां पे एमोटाइज होनी चाहिए थी वो एमोटाइज हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है सर। इसके अलावा आते हैं सर कुछ एक्सपेंडिचर्स, सब बहुत सिंपल है, आप एक रीड करोगे आपका ये हो जाएगा। बस यहाँ पे जो मेन दो चीजें रहेंगी कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर का उसमें तो नहीं है रिवेन्यू के अंदर, एंड उसके अलावा सर कोई भी अमाउंट को कम या ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा बोगस तो नहीं डाला होगा। बात समझ पाए? ठीक है सर। सर एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया और किस पॉइंट के अंदर क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है सर, क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे के पूरे चैप्टर का। सर जो सबसे पहला आइटम था जो हमने कवर किया था वो था हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सर आपको बेसिकली क्या चेक करना है कि ओपनिंग शेयर कैपिटल और क्लोजिंग शेयर कैपिटल में कोई डिफरेंस तो नहीं आया। अगर वो चेंज आया वो एज पर द कंपनीज एक्ट था कि नहीं था, लाइक अगर ऑथोराइज कैपिटल के अंदर था कि नहीं था। अगर ऑथोराइज कैपिटल को क्रॉस कर रहा है तो जितने भी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। आरओसी के पास जो फॉर्म सबमिट होना चाहिए था फॉर्म 3 वो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। उसके अलावा अगर फ्रेश इशू हुआ तो वो एज पर द कंपनीज एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके अलावा सिर्फ 4 केस और कवर होते थे। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम में क्या चेक करना था कि भैया वो एक स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया कि नहीं करवाया कंपनी ने। दूसरा उसका यूसेज स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ है कि नहीं हुआ। सर डेप्रिसिएशन डिस्काउंट के ऊपर कोई भी कंपनी एज पर द 2013 कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर वो करती तो सर उसके ऊपर पेनल्टी है। पेनल्टी कितना है 5 लाख, एंड उसने जो अमाउंट रेज किया उसमें से जो भी कम है एटलीस्ट वो पेनल्टी है। प्लस सर जितना भी अमाउंट आपने रेज किया था उसके ऊपर आप 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट से आपको रीपेमेंट करना है।
ठीक है सर। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी के अंदर अमेंडमेंट था, तो याद रखना अमेंडमेंट क्या था कि भैया पहले ये भी बोलते थे कि स्वेट इक्विटी वही कंपनी इशू कर सकती है जिसको कमेंस के हुए 1 साल हो गया, ये वाला प्रोविजन हट गया, तो ये चीज ध्यान में रखना सर। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग रिडम्पशन ऑफ कैपिटल किया है कि नहीं किया। सेक्शन 66 क्या कहते हैं, पहले एसआर पास होता है, एसआर पास होने के बाद ट्राइब्यूनल के पास जाता है, ट्राइब्यूनल 3 महीने के अंदर उसके ऊपर अपना अप्रूवल दे देता है, अगर वो अप्रूवल आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, आरओसी को सबमिट कर देती है, फिर जिस दिन आरओसी सर्टिफाइड कर देती है उस दिन से आपका रिडम्पशन हो जाता है। तो देख लेना कंपनी सेक्शन 66 का कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरी चीज, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट आपके बुक्स के अंदर कहाँ कहाँ जाएगा, अगर उसका इंपैक्ट आपने एसेट्स रिवैल्यूएशन किया तो उसके ऊपर जाएगा, वो देख लेना ठीक से अकाउंटिंग हुई है कि नहीं हुई। सर जब भी कैपिटल रिडम्पशन होगा तो सर बैलेंस शीट के सामने आपकी कंपनी को क्या लिखाना पड़ेगा, रिडम्पशन एंड द रिडक्टेड, तो वो वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट सर। अगर शेयर कैपिटल के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसका इंपैक्ट आपके मेंबर्स रजिस्टर के ऊपर जाएगा, वो देख लेना। बात समझ में आई, कंपनीज एक्ट और एफआरएफ के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको चेक करना है किसके अंदर सर, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल के अंदर। लास्ट में था डिस्क्लोजर। सर जैसे शेयर कैपिटल के अंदर चेंज देखना था, सेम वही रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चेंज आया वो एप्रोप्रिएट आया है कि नहीं आया, मतलब जितने भी एडिशन है वो ठीक है कि नहीं है, जितने भी डिलीशन है, जितने भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स हैं वो एप्रोप्रिएट पर्पस के लिए हुए हैं कि नहीं हुए। इसके अलावा सर एक और चीज थी, कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं, 2 तरह के, कौन कौन से, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व। सर बोरिंग्स के अंदर जो हमारा बेस प्रोडक्ट था, जिसके बेसिस जो बेस डॉक्यूमेंट था जिसके बेसिस पे हम पूरी की पूरी बोरिंग्स को चेक करने वाले थे, वो था एग्रीमेंट। ठीक है सर, बोरिंग्स के अंदर सब कुछ आता है, बैंक बोरिंग्स हो गया, लोन्स हो गए तुम्हारे, डिपॉजिट्स हो गए, एडवांसेस अगर तुमने लिए वो सारा आ जाएगा, डिबेंचर्स इशू करे तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे सर, बोरिंग्स के अंदर। सॉरी। इसके अंदर ब्रॉडली वैसे देखें तो सर हमारे 4 क्वेश्चन बनते थे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो वैल्यूएशन लगता है, दूसरा ये स्पेशल डिस्क्लोजर इन केस ऑफ द जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है उसके ऊपर तुम्हारे स्पेशल डिस्क्लोजर्स क्या क्या जाएंगे। ठीक है सर। फिर आते हैं ट्रेड पेवेबल्स एंड करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें, सर यहाँ पे जो बेसिकली हमको क्या चेक करना है कि जितने भी बोरिंग और जितने भी पेबल्स हैं वो सारे उस दिन एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मतलब उसके रिगार्डिंग आपके क्लाइंट ने परचेज करी थी कि नहीं करी थी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक अगर आपने जो डायरेक्ट कंफर्मेशन मांगी है उसका रिप्लाई नहीं आया तो आपको क्या एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी वो थे सर डिस्क्लोजर। एमएसएमई के केस में कौन कौन से स्पेशल डिस्क्लोजर जाते हैं, ठीक है, याद है ना सर, सेक्शन 16। एमएसएमई के अंदर क्या है कि अगर कोई बंदा एमएसएमई के एक्ट के अंदर रजिस्टर है तो उससे अगर किसी ने कोई परचेज करी है तो उसकी पेमेंट सब्सक्राइब डेज के अंदर हो जानी चाहिए, अगर इतने दिनों के नहीं अंदर होती तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, वो भी कंपाउंड। ठीक है। तो अगर आपके क्लाइंट ने एमएसएमई के अंदर जो बंदा एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड था उससे कोई परचेज करी है तो देख लेना कि इसके ये फॉलोइंग डिस्क्लोजर किए कि नहीं किए। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व प्रोविजंस एंड कंटीजेंट। कंटीजेंट एंड प्रोविजन के अंदर 4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो उसको चेक करने का ऑडिट प्रोसीजर क्या है, दूसरा सर प्रोविजन के डिस्क्लोजर्स क्या है, एंड थर्ड बनता है कंटीजेंसी के डिस्क्लोजर क्या है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या था सर कि अगर आपके क्लाइंट ने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है तो उसके रिगार्डिंग उस एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले एज पर द एसए 500, सर एसए 500 कवर करता है ये वाला केस। ठीक है। सॉरी। तो उस एक्सपर्ट का काम यूज करने से पहले आप किन 3 चीजों को चेक करोगे, पहले आप बंदे को चेक करोगे, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर देखोगे कि वो काम आपके पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है सर। हमने कवर किया था ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेवेबल्स एंड लोन एंड एडवांसेस जो हम कवर करने वाले हैं तीनों सेम है, बस जो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में डिफरेंस है वो है वैल्यूएशन का। पूरा वैल्यूएशन बात करता है बैड डेट्स के बारे में। ठीक है। तो पेपर के अंदर आए कि वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे तब भी ये लिख के आना, पेपर के अंदर आए बैड डेट्स के को कैसे चेक करोगे तब भी यही पॉइंट लिख के आओगे। ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऊपर तुम्हारे 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते थे, वो याद रखना। पहला तो ये कि 501 के अंदर जो हम फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करते हैं
ठीक है, उसको करते हुए जो टेस्ट कंट्रोल करते हैं, सॉरी टेस्ट काउंट करते हैं, तो वो टेस्ट काउंट को करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। 501 कवर हो रहा है तुम्हारा थर्ड चैप्टर के अंदर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 501 से रिलेटेड कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा सर सैप, सेम ऐसा ही क्वेश्चन परचेज के ऊपर आ चुका है, इन्वेंट्री के ऊपर भी आ सकता है कि इन्वेंट्री को चेक करते जो सैप लगाओगे तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर आ जाते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा है सर इन तीनों का वैल्यूएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है टेंजिबल इंटेंजिबल। सर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स ऑलमोस्ट सेम है। जो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये चेक करना है कि जितना भी टेंजिबल एसेट आपके बुक्स के अंदर आ रहा है, आपके क्लाइंट के बुक्स के अंदर, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना पड़ेगा, उनके प्लान की स्टडी करोगे और फिजिकल वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है सर। उसके अलावा नेक्स्ट बनता है एडिशन और डिलीशन के। जितने भी एडिशन है, जितना भी मूवमेंट हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। जितने भी सिर्फ वही एडिशन हो सकते हैं सर जो कैपिटल नेचर के, एज पर द AS 10 जिन्हें कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये चेक करना। दूसरी चीज जो डिलीशन हुए, मतलब डिस्कार्ड जितनी भी एसेट्स करी है वो क्यों करी है, विद अप्रूवल करी है कि नहीं करी, उनका अकाउंटिंग ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद वैल्यूएशन के अंदर वही डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट की बात हो रही है। ऑनरशिप ये चेक कर लेना कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। ठीक है सर। एंड डिस्क्लोजर। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जैसे यहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना था, वैसे ही इंटेंजिबल के अंदर ये देख लेना कि जिसको रिकॉग्नाइज किया उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, एज पर द AS 26। ठीक है सर। उसको एग्जिस्टिंग तब मानोगे बुक्स के अंदर अगर उससे कंपनी को क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर आपका लोन एंड एडवांसेस। सेम है, सेम सर। ट्रेड पेवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन एंड एडवांसेस को प्लीज साथ में पढ़ना, इससे क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस था वो था कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए। यहाँ पे हम बस ये चेक करें कि भैया एग्रीमेंट्स ठीक है कि नहीं है, कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, अगर सिक्योरिटी थी, अगर आपके लोन एडवांसेस लेते हो, आपके क्लाइंट ने जो सिक्योरिटी ली थी वो ठीक से डिपॉजिट हुई है कि नहीं हुई। अगर आपका क्लाइंट कंपनीज है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ठीक से अप्रूवल के लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें। रिलेटेड पार्टी से अगर कोई लोन है तो वो अप्रोप्रिएट तरीके से रजिस्टर किया गया है कि नहीं किया गया, आर्म लेंथ पे हुआ है कि नहीं हुआ, उसका एग्रीमेंट ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है सर। उसके बाद आता है सर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर तुम्हारे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे, कौन कौन से सर। पहला तो BRS को चेक करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। BRS एक तो 100% BRS लोगे, मतलब बैंक कंफर्मेशन लोगे सारे के सारे बैंक अकाउंट से। जिन और जिसका कंफर्मेशन नहीं आता उस पर खुद जाओगे या अपनी टीम को भेज के चेक करवाओगे। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन बनता था डेट कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। क्या होता है, क्या होता है सर, हर महीने का कैश पेमेंट और रिसीव का आपने समरी बना लिया और फिर उसको चेक कर लिया कि किसी महीने में कुछ अनयूजुअल सा तो नहीं है। ठीक है सर। इसके 3 प्रोसीजर्स थे और 3 डॉक्यूमेंट थे। ठीक है। प्रोसीजर क्या क्या थे सर, सरप्राइज चेक, सेंसिटिव एनालिसिस एंड DSP डायरेक्ट कंफर्मेशन। ठीक है। और इसके डॉक्यूमेंट क्या थे सर चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट थे सर BRS, IONU। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका क्लाइंट रखता है तो वो देखना ऑथोराइज है कि नहीं है और कोई बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग तो नहीं है। दूसरा, अगर कोई रफ कैश बुक है तो वो देख लेना। सर मेन कैश बुक तो आप देखोगे ही ना, तो इसलिए अलग से बोला कि अगर कोई एक्स्ट्रा बुक मेंटेन की गई है वो भी चेक कर लेना। उसके बाद आ जाता है सर परचेज। परचेज के अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये कि परचेज को चेक करते हुए स्पेशल कंसिडरेशन किन किन बातों पे दोगे। मुझे लगता है कि बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे फट्टे मार के आएगा, लेकिन सर ये है इसका आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाता है सर डिफरेंट एक्सपेंडिचर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सर पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये चेक करना है कि सर कोई भी एम्प्लॉय बोगस तो नहीं है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर डाले हैं वो सारे एम्प्लॉय एक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है सर। इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सैप। अगर कुछ अनयूजुअल मिलता है तो जर्नल एंट्री डिटेल में चेक करना, वरना सैप कर लेना, क्योंकि एक एक एंट्री को चेक करना वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा, जितने भी नए हैं उन सब के रिगार्डिंग एग्रीमेंट चेक करना, उनके टर्म्स को चेक करने के लिए। जो रिटायर है उसके रिगार्डिंग क्या चेक करना कि भैया जो सिक्योरिटी थी, जो पेमेंट्स उनको करनी थी, वो सारे के सारे उनके ड्यूज फुलफिल कर दिए कि नहीं किए गए हैं। उसके अलावा सर EF PF
आपका EIS, इन सब के चालान चेक कर लेना और प्रॉपर तरीके से पेमेंट हुई है कि नहीं है वो चेक कर लेना। TDS जहाँ पे कटना चाहिए था TDS काटा है कि नहीं काटा है। डेप्रीशिएशन, सारी की सारी एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक अमाउंट से एज पर द कंपनीज एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। ये चेक कर लेना, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लास्ट है इस चैप्टर का, जो कि है इनकम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की। सर सेल्स के अंदर आपको क्या चेक करना है कि कोई भी ऐसी सेल्स जो जिसका रिकॉग्नाइज कर लिया, क्या वो एज पर द AS रिकॉग्नाइज अभिशेषण अभी हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये चेक करोगे, ठीक है सर। और कोई भी ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड सेल्स तो नहीं है, ये चेक करनी है, राइट। एक था सर कंसाइनमेंट पे, अगर आपका क्लाइंट कंसाइनमेंट पे भी काम करता है, मतलब अपने कुछ सेल्स को कंसाइनी को दे देता है, तो उसको ठीक से चेक करना। उसमें बस ये प्रिंसिपल चेक, सर देखो कोई भी कुछ भी चेक करना हो ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल अगर आपको पता है ना, फिर आप गड़बड़ नहीं करोगे। सर कंसाइनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, खाली पोजेशन होता है, कमीशन बेसिस पे काम होता है। तो भैया देख लेना कमीशन अगर देना था वो दिया कि नहीं दिया, जो गुड्स कंसाइनी को दे दी कहीं वो सेल में तो नहीं डाली, ये चेक कर लेना सेल में खाली एक्चुअल सेल आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो चीज लास्ट में ईयर एंड में कंसाइनी के पास पड़ी है वो किस पे आनी चाहिए सर, स्टॉक के अंदर, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है अदर रेमुनरेशन। अदर इनकम में भी बस आपको यही चीज बेसिकली चेक करनी है कि उनका रिकॉग्नाइजेशन सही टाइम पे हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे FD का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हो, जिस दिन ड्यू होगा उस दिन कर सकते हो। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन ही बुक्स के अंदर आएगा। म्यूचुअल फंड जिस दिन पेमेंट कर दोगे, मतलब जिस दिन एक्चुअली सेल परचेज हो जाएगी उस दिन करोगे, ठीक है सर। स्क्रैप इज इंपॉर्टेंट। स्क्रैप के अंदर क्या देखना है, इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि जहां जो आइटम रिस्की होती है ना सर, जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल चेक करना, दूसरा उसका अकाउंटिंग चेक करना। सब्सिडरी, सब्सिडरी में क्या था कि भैया जिस पर्पस के लिए सब्सिडरी मिली वो पर्पस फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जो कंडीशन लगा के मिली वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। थर्ड उसका अकाउंटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। सर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, मतलब ऐसी कोई सेल्स जो बोला है कि भैया देखो ये सेल्स तभी तुम्हारी बुक के अंदर आनी चाहिए जब सामने वाले से अप्रूवल आ जाए, बस यही चेक करना है। कि ऐसी कोई सेल, मान लो 15 दिन का पीरियड था, तो सर 15 दिन से पहले आप उसको सेल बुक मत करना। या तो सामने से रिटर्न आ गई है तो कहाँ पे आना चाहिए, स्टॉक के अंदर आ जाना चाहिए। 15 दिन तक नहीं रिटर्न आई तो सेल्स बुक करो, उसे पहले मत करना। बात समझ में आई सर, ये था आपका चैप्टर। आई होप अब आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ये। एंड सर बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि ये नोट जिससे आप पढ़ा रहे हो स्लाइड्स कौन सी हैं। सर ये मेरी समरी बुक है, अगर आप चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। आप मुझे इस आईडी पे मेल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए, cajgarg1817@gmail.com, ठीक है सर। एंड लास्ट थिंग, प्लीज शेयर माई वीडियो। मैं यूजली ये चीज नहीं बोलती, बट आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा हेल्थ इशू के वजह से थोड़ा लेट हो गया, मुझे पहले डालनी थी। तो आप लोगों के लिए बनाइए। आई जस्ट वांट कि पेपर से पहले बच्चों को जितना बेनिफिट मिल सके मेरी वीडियो से मिल जाए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। बाकी बाय।